नमस्कार। आज बुधवार को मैं गोविंद सिंह यादव आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हमारे बीच हैं एएनए के अध्यापक और उसके बाद उन्होंने वहाँ निर्देशक का भी कार्यभार संभाला और स्टेज क्राफ्ट हमें पढ़ाते थे और उन्होंने बहुत समय तक लाइट्स भी की हैं, लाइट डिज़ाइन की है और इसमें के बारे में, सेट के बारे में बहुत समय से सर बिन पढ़ाते रहे। तो आज हम मिले जा रहे हैं अरुण त्रिवेदी जी से। तो चलिए मैं उनको बुलाता हूँ, उनका स्वागत करते हैं, उनसे बातें करते हैं। नमस्कार सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर धन्यवाद काहे के आपने लिए भाई। मतलब टाइम दिया और आप आए तो सर नहीं सर, मैं तो आपका स्टूडेंट हूँ सर और अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए फिर से नहीं एक बार। गोविंद जी, सर धीरज कुमार जी हमें आपको बहुत नमस्कार बोल रहे हैं। अच्छा। नमस्कार धीरज जी। गोविंद, हमें इस बात की बहुत खुशी होती है जब हमारे विद्यार्थी कुछ इस तरह का एक नया और अच्छा काम करते हैं, तो वाकई में दिल बहुत खुश होता है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप कम से कम इस तरह का काम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के आपने इंटरव्यूज़ और फेसबुक पे आपने लाइव किया है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आपको बधाई इसके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपके स्टूडेंट हैं तो ये हमें करना ही चाहिए। तो फिर आगे थिएटर को ले जाना है सर। तो सर आज जी। की शुरुआत यहीं से करते हैं कि मतलब आप थिएटर में किस तरह से जुड़े, कब जुड़े? क्योंकि आप लोगों ने तो एक इतिहास पूरा आपके पास तो एक इतिहास है थिएटर का, जब आपने शुरू जी। किया और अभी हाँ, क्योंकि बहुत बदलाव भी आए, बहुत चेंजेस आए। जी। तो सर गोविंद, आपने कैसे शुरुआत की? कहाँ से जुड़े थे? हमारी ज़िंदगी की जो शुरुआत हुई वो कुछ ऐसी नहीं थी कि हमें थिएटर में जाना है या हमें कलाकार बनना है या हमें रंगमंच ही करना है, उसी में नौकरी करनी है। हम तो एक बहुत ही साधारण जीवन हमारा रहा है। बचपन की शुरुआत हमारी अगर जी, देखी जाए तो बलिया ज़िला जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से हुई और हमने अपनी पढ़ाई वहाँ से शुरू की। ये 64-65 की बात है, 66 की रही होगी। चाइना वॉर हो चुका था और हम लोगों ने स्कूलों में पढ़ना शुरू कर दिया था। उस समय मनोरंजन के कोई भी साधन नहीं जी, थे। या तो रामलीला हुआ करती थी, दशहरे का मेला लगता था, और या फिर कुछ एकाध फिल्म हॉल बन गए थे जहां फिल्में चलती थी। तो फिल्में देखना जाना तो हमारे परिवार के लिए संभव नहीं था उस समय। लेकिन हाँ, मेरे पिताजी जेल डिपार्टमेंट में उस समय असिस्टेंट जेलर थे। तो जी, उसी जेल के कैंपस में हम लोग के घर हुआ करते थे, वहीं हमारा बचपन गुजरता था। सामने मॉन्टेसरी स्कूल था जहां हमने पढ़ना शुरू किया था। और मनोरंजन के लिए अगर कहीं एक बॉल मिल गई तो हम बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज होती थी, उसी से खेलते रहते थे। इसी के साथ साथ एक चीज और होनी शुरू हुई। हमारे कैंपस के बगल में पुलिस लाइन थी। तो पुलिस लाइन में सूचना विभाग जी, की तरफ से वो प्रोजेक्टर लाके फिल्में दिखाई जाती थी। तो और ये बहुत बड़ी चीज होती थी उस समय की। तो जिस जिसको पता लगता था वो सब लोग वहां भीड़ लगा के पहुंच जाते थे, वो फिल्में देखते थे। वो एक पर्दा लगा देते थे मैदान में और प्रोजेक्टर रख देते थे और वहां फिल्में होती थी। तो हमने हकीकत फिल्म देखी, धर्मेंद्र की शहीद फिल्म देखी। शहीद दो बनी थी, एक दिलीप कुमार साहब की थी और एक मनोज कुमार की थी। मनोज कुमार की शहीद हम लोग को बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि वो शहीद भगत सिंह की लाइफ पे आधारित थी। तो इस तरह की फिल्में हम देखते थे और बस जी, यही जुनून था कि आगे चल के हम लोगों को भी सैनिक बनना है और देश के लिए लड़ना है। तो शुरुआती जिंदगी अगर देखी जाए तो फौज में जाने की थी। फौज में जाना तो खैर कभी नहीं हुआ। आ, उसके बाद हम लोग लखनऊ आ गए। लखनऊ में सेंट्रल जेल है, वहाँ पे हमारे पिताजी रहते थे और जेल के अंदर हम लोगों का आना जाना बहुत रहता था। तो जो सेंट्रल जेल में लंबी जी, सज़ा वाले कैदी रहते हैं, जो या तो मर्डरर होते हैं या डकैत टाइप के होते हैं, तो वो जी, सब हमारे मित्र हुआ करते थे।
और उस समय मैं 5th में पढ़ रहा था, 5th 6th में पढ़ रहा था। तो अंदर जेल के एक स्कूल भी होता था, उसमें कुछ बाहर के टीचर होते थे और कुछ कैदी ऐसे होते थे जो पढ़े लिखे होते थे, उनको एज ए टीचर लगा दिया जाता था। तो वहां के एक टीचर थे, वो रामायण को ड्रामेटाइज करके कैदियों के साथ और स्टाफ के कुछ लड़कों को लेके रामलीला किया करते थे। और हमारे वहाँ एक मित्र थे जो पेशे से तो डकैत थे, लेकिन वो हॉस्पिटल में ड्रेसिंग का काम करते थे, कि जैसे चोट किसी को लग गई तो पट्टी वट्टी बांध दी या दवा दे दी। एक नर्सिंग असिस्टेंट का काम करते थे। वो हम लोग के दोस्त हुआ करते थे, तो वो उसमें बजरंगबली का रोल करते थे। तो हम लोग के दोस्त थे, तो हम लोग भी उनके साथ लगे रहते थे। बानर सेना में हम लोग आ जाते थे, तो बड़ा एक अच्छा लगता था। चूंकि यहाँ सेंट्रल जेल में कुछ कारखाने होते थे, तो हम लोग गदा बनाते थे, लकड़ियां लेके आते थे और रुई लेके आते थे और उस पे कपड़ा बांध के और रुई लगा के गदा बनाते थे। फिर उससे रावण की सेना के जो राक्षस बनते थे उनको पीटते थे। तो हमारे लिए गधा बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता था और बड़ा ही हम लोग उसमें दिलचस्पी लेते थे। और लाल गेरू पोत के बानर सेना बन के, और कहीं एक आध अगर डायलॉग मिल गया, डायलॉग भी ऐसा होता था, बजरंगी बहुत भूख लगी है, तो बजरंगी अपना कुछ बोल देते थे और हम लोग खाने का कुछ अभिनय कर लेते थे। तो अब उस समय ये नहीं मालूम था कि ये जो हम लोग कर रहे हैं ये कहीं आगे जाके हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो इस तरह से वो रामलीला से शुरुआत हुई कैदियों के साथ। उसी के साथ साथ हमारा ननिहाल सुल्तानपुर रोड पे है, तो दशहरे के समय वहां हम दशहरा देखने जाते थे। तो एक दो बार ऐसा हुआ कि जो भरत मिलाप का सीन होता है उसमें हमको भरत बनने का मौका मिला। तो उसमें क्या होता है कि ये जो ठेले होते हैं ना सब्जी वाले, ये दो मिला के उनके ऊपर तखत रख के और उस पर मंच बना दिया जाता है, और उस पे एक मार्केट जो होती है, उस मार्केट में एक तरफ से राम लक्ष्मण सीता चलते हैं और एक तरफ से भरत और शत्रुघ्न चलते हैं। और जहां जहां निकलते हैं तो जो बिजनेस क्लास लोग हैं, बनिया लोग हैं, वो अपने अपने दरवाजे रोक के आरती करते थे। वो बहुत बड़ी चीज होती थी। और फिर एक जगह जाके दोनों रथ मिलते थे और भाई सारे मिलते थे और भरत जी वेलकम करते थे। तो उसमें हम भरत बना करते थे। और भरत बनने का कोई बहुत बड़ा हमारे लिए ये नहीं था कि हम कोई बहुत अट्रैक्शन है, उसका अट्रैक्शन एक दूसरा होता था। एक तो 11 रुपए मिलते थे और एक दोना भर के रबड़ी खाने को मिलती थी। और जब लोग आरती उतारते थे तो बड़ा एक प्राउड फील होता था कि देखो मेरी आरती उतारी जा रही है। तो इस तरह से गांव की रामलीला में भी हमने पार्टिसिपेट कुछ किया, लेकिन उस समय ये नहीं था कि आगे चल के हमें कहीं कलाकार बनना है। हमारे बड़े भाई लखनऊ में एक खोज संस्था थी, जब अनुपम खेर जी यहाँ पढ़ाया करते थे तो उन्होंने एक खोज संस्था बनाई थी, तो हमारे बड़े भाई उससे जुड़े थे। और मैं स्पोर्ट्स में था, मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहा था, तो मैं अपनी प्रैक्टिस करता था, घर आ जाता था, माँ मेरी एक दो गिलास दूध पिला देती थी, मैं पढ़ने बैठ जाता था, सो जाता था टाइम से खाना खा के, और सवेरे अच्छे बच्चे की तरह 4-4 बजे उठ के फिर अपनी प्रैक्टिस में निकल जाता था। मुझे लगता था मैं सबसे अच्छा बच्चा हूँ और कोशिश करता था कि जो हमारे भाई रात को देर से आते थे, क्योंकि मुझे एक चीज बहुत खराब लगती थी कि ये लोग एक तो रिहर्सल पता नहीं क्या महीनों करते रहते हैं, उसके बाद रिहर्सल खत्म होने के बाद चाय की दुकान पे बैठ के पता नहीं कौन कौन सी उल्टी सीधी बातें करते हैं, इतना टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये कोई ठीक काम नहीं है, ये थिएटर वाले जो होते हैं ये ठीक लोग नहीं है, मेरा ये मानना था उस समय तक। तो मैं कोशिश ये करता था कि अपने बड़े भाई की किसी तरह से कुछ बुराई करके या उनकी वो करके पिताजी से डांट खिलवाऊं उनको। तो ये एक तरह का मेरा बचपन रहा है जिसमें हमने कुछ किया। उसके बाद सन 81 में भारतेंदु नाट्य अकादमी का एक ऐड निकला और 2 साल का कोर्स वहां चालू हुआ था। उसके पहले 1 ईयर था, उसके पहले वो पार्ट टाइम शुरू हुआ था। तो हमारे एक जानने वाले थे, वो नाटक किया करते थे उसी खोज संस्था से, तो उन्होंने कहा भर दो इसको। हमने भी सोचा कि देखेंगे लोग पढ़ाते क्या हैं, हम तो वैसे ही इतने बहुत स्मार्ट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, हमारी बहुत
कॉलेज में वैल्यू रहती है, तो जरा देखते हैं ये लोग पढ़ाते क्या हैं। तो हमने उसको भर दिया और हमें कुछ मालूम नहीं था। तो हमारा जब फॉर्म वहां सबमिट हो गया तो वहां बीएनए से हमारे पास एक लिफाफा आ गया, उसमें 2-3 तरह की स्पीच और कुछ इंस्ट्रक्शन और कुछ डायलॉग आ गए। अब इडिपस की स्पीच आई थी और तुगलक की स्पीच आई थी। ना हम इडिपस को जानते थे ना हम तुगलक को जानते थे कि ये कौन है, कहाँ रहते हैं, और वो उर्दू भाषा में थी, हमको याद भी नहीं हो पाई, है ना। हमारी अजीज रियाया खानदान कैडमस की बेल पर खिलने वाले फूलों वगैरह वगैरह करके जो ये, अब ये हमारी समझ में नहीं आया कि ये है क्या, क्यों बोला जा रहा है, तो वो हमें याद नहीं हो पाया और हमने बहुत ज्यादा याद करने की कोशिश भी नहीं की। और चूंकि ए से नाम शुरू होता है तो हमारा सबसे पहले ऑडिशन, टाइम से हम पहुंच गए थे। अब वहां पे राज बिसारिया साहब हैं, एम के रैना साहब हैं, भाटिया साहब हैं, श्रीलाल शुक्ल जी हैं, मुद्रा राज, मतलब एक से एक, मनोहर सिंह जी थे, जो हमारे पूरे देश के टॉप क्लास साहित्यकार और कलाकार हैं, वो लोग वहां ऑडिशन के लिए बैठे। अब जब हम ऑडिशन के लिए पहुंचे तो हमसे कहा गया कि हाँ इनएक्ट कीजिए। तो हमने कहा ये क्या होता है? तो बोले जो आपको स्पीच भेजी गई है उसको करके दिखाइए। हमने कहा देखिए साहब, ये जो स्पीच है ये हम याद तो नहीं कर पाए, आप कहें तो मैं पढ़ के सुना दूं, और देखिए ये इनएक्टमेंट क्या होता है मुझे नहीं मालूम, आप मुझे कुछ बता दो वो मैं कर दूंगा, बाकी ये इनएक्टमेंट मुझे नहीं मालूम है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा पढ़िए। तो एक लंबी सांस लेके जहां तक पढ़ते चले गए, कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं, जहां सांस फिर ब्रेक हुई, फिर एक लंबी सांस ली, फिर आगे पढ़ना शुरू कर दिया। तो थोड़ी देर बाद बिसारिया साहब जब नहीं बर्दाश्त कर पाए तो बोले भाई हाँ ठीक है रुक जाइए रुक जाइए। फिर उन्होंने मुझे कुछ बताया, वो मुझे बाद में समझ में आया कि इसी को इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं। तो कुछ जो उन्होंने बताया वो मैं जो अपने हिसाब से कर सकता था, मैंने अपने हिसाब से ईमानदारी से करने की कोशिश की। और मैं आपको बताऊं कि शायद वो सबसे खराब ऑडिशन रहा होगा। ये मुझे आज लगता है कि उस समय का, और बल्कि जब आज मैं स्टूडेंट्स का ऑडिशन लेता हूं तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा खराब मेरे जीवन में कोई इंसिडेंस नहीं हुआ होगा, है ना। तो लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं राज साहब को क्या मुझ में दिखा, उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। अब मैं बीएनए में जब सेलेक्ट हो गया तो वहाँ क्लासेस शुरू हो गई। उस समय खेर साहब भी क्लास लेते थे और भी हमारी क्लासेस चलती थी। अब उस समय रिकॉर्ड प्लेयर्स होते थे। अब अभिनय की क्लास में वो रिकॉर्ड बजा दिया जाता था, आनंद शंकर का कॉल ऑफ द वैली सितार। अब हम लोग ने कभी सितार सुना ही नहीं था, सितार होता क्या ये भी नहीं जानते थे, क्योंकि उस जमाने में केवल रेडियो था, और रेडियो हमारे घर में हम लोग अपनी पेरेंट्स की मर्जी से सुनते थे, अपने आप नहीं सुन सकते थे। तो इतनी बाउंडेशन में रहते थे, सितार हमने कभी सुना नहीं था। कभी रेडियो पे कुछ बजता हुआ सुन लिया तो सुन लिया, लेकिन सितार की समझ नहीं थी। तो वो समझ में ही नहीं आता था कि ये क्या बज रहा है। तो कभी कभी तो नींद आ जाती थी और कभी कभी हम कुछ कर भी नहीं पाते थे। तो बड़ा वो लगता था कि ये तो बड़ी इंसल्टिंग चीज है कि ये हम, अब उसमें कहा जाता था इसको फील कीजिए और इनेक्ट कीजिए, रिएक्ट कीजिए। तो जब कुछ फील ही नहीं हो रहा तो रिएक्ट क्या करेंगे। तो वो बड़ी एक ऐसी क्लास होती थी कि उसमें बहुत शर्म आती थी। अच्छा, फिर सारी जो किताबें थी वो सब इंग्लिश में थी, हम लोग हिंदी मीडियम के पढ़े हुए। अब स्टेनिस्लावस्की का पूरा सेट था लेकिन वो इंग्लिश में था। पार्कर स्मिथ जो लाइट और सेट डिजाइन की किताब है वो पूरी इंग्लिश में, तो वो इंग्लिश पढ़ना भी थोड़ा मुश्किल होता था। तो किसी तरह से डिक्शनरी के सहारे उसको पढ़ के कुछ नोट्स बनाते थे। तो कुल मिला के इस तरह का हमारा एक जीवन रहा है बचपन, और बीएनए में एंट्री तक का समय कुछ इस तरह का रहा है। तो सर आपको कब से थिएटर में बहुत इंटरेस्ट आ गया, मतलब जब आप जुड़े हुए थिएटर से, कि मतलब ये हुआ कि आप थिएटर ही करेंगे? हाँ, ये तो बीएनए में आने के पहले भी एक किस्सा हुआ कि हमारे मित्र एक नाटक कर रहे थे, तो हमने भी सोचा कि अब ये कर ही रहे हैं तो इसमें चलो हम भी काम करते हैं। तो हम एक दिन शाम को उनकी रिहर्सल में पहुंच गए, और जो अपना वही एक बात करने का दादागिरी वाला जो कॉलेज लाइफ में होता है कि भाई रोल तो देखो हमें भी चाहिए,
एक रोल दे दीजिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा हाँ हाँ तुम्हारा रोल हम कर देंगे और बिल्कुल तुम्हारा रोल रहेगा। ये सब कह के थोड़ी देर रुक के चले गए। अब उसमें उस समय ये भी अकल नहीं थी कि रिहर्सल रोज करनी पड़ती है। अगर छोटा सा भी रोल है तो आपको रिहर्सल करने आना है। फिर 7-8 दिन बाद अचानक याद आया, अरे हाँ वो तो नाटक हो रहा है, उसमें रोल करना है। फिर पहुंच गए शाम को, हमारा रोल है कि नहीं? वो कहते थे हाँ है। देखो हमारा रोल रहना चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा भाई। तो इस तरह की एक मानसिकता थी। तो जब उन्होंने शो की डेट बता दी, देखो भाई इस तारीख को है, इसके पहले आ जाना। तो उसके 4-5 दिन पहले गए तो बोले देखो ऐसा है, तुम्हें एक सीन में आना है और एक गिफ्ट लेके आना है, तो एक गिफ्ट तैयार कर लो। तो हमने कहा ठीक है, हम गिफ्ट तैयार कर लेंगे। तो जूते का डिब्बा जो घर में पड़ा था उस पर रंगीन कागज लपेट के चिपका के हम लेके बोले देखो ये गिफ्ट चलेगा? बोले हाँ ये गिफ्ट चलेगा और ये लेके आपको आना है। परसों हमारा शो है तो कल आपको रिहर्सल भी करनी है और कल आना जरूरी है, नहीं तो फिर शो में नहीं आ पाएंगे। तो अब वो बात ऐसी हो गई तो हमने कहा भाई आते हैं। तो उसमें वो जो जो कुछ भी उन्होंने बताया वो हमने कर दिया। तो वो एक बर्थडे सीन में बहुत सारे लोग गिफ्ट लेके आते हैं और हैप्पी बर्थडे बोल के खड़े हो जाते हैं। तो उतना हमें करना था तो वो हमने कर लिया। लेकिन उसका जो अंदाज था वो हम आज जब सोचते हैं तो हम कहते हैं मतलब इस तरह से तो कोई बेवकूफी नाटक करेगा, है ना। बीएनए में जब हम फर्स्ट ईयर में आ गए और फर्स्ट ईयर में 2-3 महीने हमारे गुजर गए तो हमें लगा कि हम शायद गलत जगह आ गए हैं और हमको कुछ और करना चाहिए। लेकिन फिर लगा कि नहीं, अब आ गए हैं तो ऐसा भी नहीं है कि हम मैदान छोड़ के भाग जाएं, क्योंकि मैदान छोड़ के कभी हम भागे नहीं थे। तो फिर हमारे जो सीनियर थे उन लोगों से थोड़ी हमने मदद लेनी शुरू की और समझना शुरू किया। तो उनसे पढ़ना शुरू किया तो कुछ चीजें धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हुई। फिर एक समय लगा कि अब इसको छोड़ तो सकते नहीं है और ये चीज ऐसी इतनी चैलेंजिंग है कि इसको करना चाहिए। तो फिर उसमें हम जुट गए और डिक्शनरी के सहारे राज साहब की जो क्लासेस होती थी, अच्छा उस समय टीचर भी बहुत कम थे। खेर साहब फिर चले गए बंबई, तो भाटिया साहब ही अकेले थे। और राज साहब की जब एक क्लास होती थी वो 6-6 घंटे की होती थी। तो हम लोग एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था और कैसेट्स लाते थे, उसमें उनके पूरे लेक्चर रिकॉर्ड करते थे। और राज साहब जब एक बार लेक्चर देते थे तो वो एक्टिंग भी पढ़ा देते थे, डायरेक्शन भी पढ़ा देते थे, डिजाइन भी पढ़ा देते थे, लाइट भी, सब कुछ पढ़ा देते थे। तो हम लोग उसको कैसेट में रिकॉर्ड करते थे और उसके बाद वो कैसेट सुन सुन के अलग अलग नोट्स बनाते थे। नोट्स बनाने का काम हम लोगों ने बड़ी ईमानदारी के साथ किया। अगर वो नोट्स बनाने का काम हम शायद ना करते ईमानदारी से तो शायद आज हम रंगमंच में ना होते। तो उन नोट्स के सहारे और उन किताबों को पढ़ पढ़ के उनके नोट्स ले लेके फिर लगा कि नहीं ये तो इस काम को करना चाहिए, इस काम में दम है और इसको हम पूरा करके छोड़ेंगे। लेकिन बीएनए का डिप्लोमा करने तक ये तय नहीं था कि हम थिएटर में ही काम करेंगे या बीएनए में ही नौकरी करेंगे। ये था कि चलो ये एक विधा है, इसको सीख लेंगे, आगे कभी इसमें कुछ काम करेंगे तो करेंगे, वरना देखा जाएगा कुछ नौकरी। तो बीएनए से निकलने के बाद हमने कहीं बैंक्स वगैरह में भी अप्लाई किया और बहुत सारी और भी चीजें, लेकिन मन थिएटर में लगने लगा था। तो लोकल जो कुछ एक आध संस्थाएं थी और कुछ हमारे सीनियर लोग थे उनके साथ लग के फिर उन संस्थाओं के साथ काम करना शुरू किया। अच्छा, इसी बीच में जब हम सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे तो हमारा बैक स्टेज में थोड़ा रुझान बनना शुरू हुआ। हमें लगा कि ये जो लाइट का काम है, सेट्स का काम है, ये काफी चैलेंजिंग काम है और इसको कम लोग कर रहे हैं। तो क्यों ना मैं इस चैलेंजिंग काम को एक्सेप्ट करूं और इसको करना शुरू करूं। तो मैंने फिर लाइट में अपना इंटरेस्ट शो करना शुरू किया। ऐसा नहीं था कि मैं अभिनय नहीं करना चाहता था। जब जरूरत पड़ती थी तो मैं नाटकों में अभिनय भी करता था, जब जरूरत पड़ती थी तो मैं सेट्स भी लगाता था, जब जरूरत पड़ती थी तो मैं लाइट्स भी करता था। तो इस तरह से मेरा रुझान बनना शुरू हुआ। और फिर 1986 में, बल्कि 85 में
राज साहब ने मुझे बुलाया कि कुछ काम करना है। इसके पहले मैं जब पास आउट हो गया था तो जो बीएनए के प्रोडक्शंस होते थे उसमें भाटिया साहब अकेले लग के लाइट और सेट करते रहते थे, तो मैं वहां पहुंच जाता था उनके असिस्टेंट के रूप में। एक अच्छे प्रोडक्शन में काम करने के लालच में मैं वहां पहुंच जाता था और उनके असिस्टेंट के रूप में मैं काम करता था। तो उससे मुझे बहुत सीखने को मिला, मेरे अंदर एक बहुत इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो धीरे धीरे करके मैंने काम करना शुरू किया। 1985 में राज साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि भाई कुछ क्लासेस लेनी और कुछ काम करने हैं, पहले तुम ये कुछ काम करो। तो मैंने वो काम उन्हें करके दिखाए, अकादमी के लिए कुछ करना था, कुछ बनवाना था। तो मैंने उन कामों को किया। तो जब उन कामों को मैंने अच्छा किया तो राज साहब को लगा कि ये लड़का कुछ कर सकता है। तब उन्होंने कहा अच्छा तुम कुछ इस तरह की क्लासेस करो। तो फिर मैंने घर पे बैठ कर नोट्स बनाए और उन्होंने मुझे टाइम दिया था कि ये 4-5 दिन बाद तुम्हें क्लासेस करनी है। तो मैंने सोचा कि कैसे पढ़ाया जा सकता है, भाटिया साहब ने मुझे कैसे पढ़ाया है या दूसरे टीचर्स ने मुझे कैसे पढ़ाया है, तो अब अगर मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगा तो मुझे क्या करना चाहिए। तो अपने नोट्स बना के फिर मैंने वो कुछ छोटी मोटी क्लासेस लेनी शुरू की। तो वो कहीं राज साहब को अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा कि जब आप जी। किसी चीज, किसी विषय के बारे में कुछ नए बच्चों के साथ या युवा रंगकर्मियों के साथ शेयर करते हैं तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और आज। सर आपने कभी बॉम्बे के लिए नहीं सोचा कि मतलब मैं जाऊं, क्योंकि आपको एक्टिंग में भी इंटरेस्ट रहा है, आपका एक प्ले हमने देखा भी है द फादर। तो मतलब हाँ, पास आउट होने के बाद कभी आपने ऐसे नहीं सोचा कि नहीं, मैंने बॉम्बे के जी बारे में भी सोचा और मैंने बॉम्बे के बारे में सोचा और मैं बम्बई गया भी। जी लेकिन स्ट्रगल करने नहीं गया था, जी घूमने और जायजा लेने गया था। उस समय डिस्कवरी ऑफ इंडिया चल रहा था और हमारे ही एक्टिंग के टीचर केमू साहब, रवि केमू जी, वो कास्टिंग जी डायरेक्टर थे। तो केमू साहब के अंदर एक बात बहुत अच्छी थी कि जितने स्ट्रगलर उनके जानने वाले जाते थे सबको वो कोई ना कोई रोल देते थे और उस समय 500 रुपए पर डे मिला करते थे। सुधीर मिश्रा की हम फिल्म में काम कर चुके थे, ये वो मंजिल तो नहीं में, लखनऊ में बनी थी, उसमें हमने रोल किया था और कुछ बैक स्टेज में भी किया था। तो सुधीर मिश्रा से भी हमारी जान पहचान थी। तो हमारे पास उस समय दो ऐसे खेमे थे जहां पर हमको काम मिलता। लेकिन हमने बॉम्बे में एक चीज देखी कि वहां की जो लाइफ है वो बहुत फास्ट है और स्ट्रगल बहुत तगड़ी है। अगर आप थोड़ा काम करना जानते हैं और काम करने में आप ईमानदार हैं तो आपको काम मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, लेकिन फिर आपको भागते रहना है। वहां की जिंदगी जो है वो भागने वाली जिंदगी है। तो वो स्वीकार करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। और फिर कुछ ऐसी घर की भी परिस्थितियां बनी कि हम लखनऊ छोड़ना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स लखनऊ के अलावा कहीं रहना नहीं चाहते थे। तो बंबई का भी मोह मैंने छोड़ा। मेरे हम लोग 4 भाई हैं, मेरे 3 भाई अमेरिका में रहते हैं। बड़े भाई मेरे जी 68 में चले गए थे, तो उन्होंने हम 3 भाइयों के लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई किया था और मेरा ग्रीन कार्ड 86 में मुझे मिल भी गया था। तो मैं अमेरिका जाने का भी था, मेरे भाई वहां बुला रहे थे, लेकिन हमने और हमारी पत्नी ने ये 90 की बात है, तो हमारी शादी हो गई थी। तो हमारी पत्नी आकाशवाणी में नौकरी भी करने लगी थी और मैं बीएनए में भी काम कर रहा था। तो हम लोग ने सोचा कि हमें जो आज हमारी नौकरियां हैं या हमारे इंटरेस्ट का काम है वो तो वहां करने को मिलेगा नहीं। हाँ, वहां हम किसी शॉप में सेल्समैन या कोई छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी गुजारेंगे। तो ऐसी लाइफ से अच्छा है कि अपने शहर में रहो, अपने इंस्टीट्यूट में काम करो और अपने लोगों के बीच में रह के अगर हम काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम दिल्ली भी नहीं आए, हम बम्बई भी नहीं गए और हम बाहर भी नहीं गए। हम अपने ही शहर में रहे और अपने शहर के रंगकर्म को करने की हमने कोशिश की। सर, नीलम जी का एक क्वेश्चन है जी। कि व्हाट इज डिफरेंस इन 80s एंड 20s 2020 एज इन एक्टर। अब तो बहुत डिफरेंस आ गए हैं। अब उस समय के एक्टर के सामने
बहुत ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं थे। उस समय के एक्टर को अभिनय के बारे में जानने और समझने के लिए बहुत कुछ मटेरियल नहीं था। आज के एक्टर के सामने इंटरनेट ने इतनी चीजें ऐसे ही मुहैया करा दी हैं कि अगर वो अंग्रेजी नहीं भी पढ़ सकता है, स्टेनिस्लॉवस्की के सिस्टम को अंग्रेजी में नहीं पढ़ सकता है, तो वो आज जो भी कैरेक्टर वो अगर तैयार कर रहा है, उस कैरेक्टर से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल वो वीडियो के थ्रू देख के अपनी तैयारी कर सकता है। वो आज ऐसी बहुत सारी फिल्में देख सकता है, बहुत सारे प्लेस देख सकता है ऑनलाइन और अपने रोल को तैयार कर सकता है। लेकिन 80s के एक्टर के पास ये सब नहीं था। उसके लिए हम लोग कभी कभी कुछ बड़े चैलेंजिंग रोल आ जाते थे, तो उनको तैयार करने के लिए हम कुछ उस तरह की फिल्में देखते थे। हिंदी की भी फिल्में देखते थे और अंग्रेजी की फिल्में देखते थे। कुछ उस तरह का म्यूजिक ढूंढते थे और कैसेट्स में और रिकॉर्ड प्लेयर के माध्यम से अगर कहीं मिल जाता था तो उसको सुनने की कोशिश करते थे। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब 83 में हम लोग जूलियस सीजर कर रहे थे, तो ये ट्रम्पेट, ट्रैम्बोन और ये जो पाइप्ड म्यूजिक है, ये मिलना बहुत मुश्किल होता था। तो हमें ढूंढना पड़ता था कि वो रिकॉर्ड प्लेयर किसके पास मिलेंगे। तो 83 में जब हम लोग जूलियस सीजर कर रहे थे, तो हम लोग कैप्टन राम सिंह के पास भी गए थे, जो लखनऊ में पीएससी में उस समय रह रहे थे, जो आजाद हिंद फौज के म्यूजिक डायरेक्टर और वहां के सिपाही रहे हैं। तो उनसे मिले। वो तो एकदम से उनके अंदर एनर्जी आ जाती थी वेस्टर्न म्यूजिक के नाम पे, और उन्होंने खुद वो ट्रैम्बोन बजाते थे, तो ट्रैम्बोन बजा के उन्होंने बहुत सारा म्यूजिक सुनाया। राव साहब ने कहा था जरा उनसे पूछो, लेकिन बाद में लाइव नहीं हम लोग कर पाए, वो कहीं से स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करके हुआ। तो 80s में बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी। आज तो एक्टर के पास बहुत कुछ है, वो नहीं भी पढ़ेगा तो देख के बहुत कुछ सीख लेगा। उस समय घुटना लगाना पड़ता था, रटना पड़ता था, याद करना पड़ता था। हाँ, तो ये फर्क है आज। जी जी, बिल्कुल सही सर, वो तो है। सर आप फिर स्टेज क्राफ्ट से कैसे जुड़े और कैसे टीचर बन गए आप डेनिम स्टेज क्राफ्ट के, किस तरह मैंने से? आपको बताया ना मैंने आपको बताया ना कि जब हम सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे, तो थोड़ा रुझान हमारा बैक स्टेज की तरफ गया और स्पेशली लाइट के काम पे गया। तो सूर्यमोहन जी ने हम लोगों के साथ तुगलक नाटक किया था। तो हालांकि हम स्पोर्ट्समैन थे और अपने को बड़ा स्मार्ट समझते थे, तो हमें लगा कि तुगलक का रोल हमको मिल जाएगा। हमें नहीं मिला, वो किसी और के पास चला गया। तो और भी कोई रोल नहीं मिले। फिर एक छोटा सा रोल मिला। तो हमने कोशिश ये की कि किसी तरह से लाइट का काम हमें मिल जाए, और हमको हमारे डायरेक्टर ने दे दिया कि चलो लाइट तुम करना और ये रोल भी कर लेना। तो उस समय तक हमने कोई बहुत ज़्यादा लाइट का काम नहीं किया था, लेकिन उस काम को हमने किया। और चूंकि उस समय बहुत सस्ते ऑडिटोरियम होते थे और हम लोगों को एक आध दिन ऐसे भी मिल जाते थे, तो हमने वहाँ थोड़ी अपनी एक्सरसाइज भी की, थोड़ा डिमर चलाना और टाइम पे फेड इन फेड आउट। और लाइट्स कुछ रविंद्रालय में होती थी, एक 20-25 लाइटें, और 15-20 लाइटें हमारे बीएनए के पास होती थी। कुल मिला के 30-35-40 लाइटें लग जाती थी रविंद्रालय में, और उसी में हम लोग नाटक कर लेते थे। तो उस काम को किया तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। हालांकि उसमें पता नहीं कितनी गलतियां रही होंगी, क्योंकि एक स्टूडेंट जब इस तरह का काम करता है जिसके पास ज़्यादा अनुभव नहीं है, तो गलतियां भी हुई होंगी। लेकिन उस काम को करने के बाद एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और उसके 2-3 शोज हुए थे, तो ये भी हुआ कि हाँ चलो आज अगर कोई चीज़ गड़बड़ हुई तो डायरेक्टर ने बताया, अगले दिन उसको और इम्प्रूव किया। और हम लोग स्क्रिप्ट्स में मार करते थे, लाल हरे पीले रंग से क्यूज बनाते थे, उनको देख देख के ऑपरेट करते थे, तो थोड़ा गलतियां कम होती थी। तो इस तरह से धीरे धीरे वो एक रुझान पैदा हुआ। फिर जब बीएनए पास आउट हुए तो मेघदूत एक संस्था थी, वहाँ हमारे सीनियर सूर्यमोहन जी काम करते थे, तो वो हमें लेके गए, बोले चलो वहाँ के नाटकों में काम करो।
तो उनके नाटकों में हमने काम करना शुरू किया। तो धीरे धीरे जब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा प्रोडक्शन किया तो अच्छा भी लगा और कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ। और अच्छा ये लगा कि ये जो प्रस्तुति हो रही है और प्रस्तुति कितनी अच्छी हो रही है और उसमें जो मेरी लाइट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। उसके मूवमेंट्स बहुत बढ़िया हो रहे हैं, उसके फेड इन फेड आउट बहुत बढ़िया हो रहे हैं, सीन्स बहुत टाइम से फेड इन फेड आउट हो रहे हैं। तो वो अपने आप में एक अनुभूति जो होती थी वो बहुत अच्छी होती थी। तो धीरे धीरे ये आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करने की चीजें हैं और आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करने की चीजें हैं, जो शायद आज के कलाकार या जो हमारे थिएटर के लोग हैं वो बैक स्टेज में कम आते हैं, वो शायद उन चीज़ों को आज नहीं महसूस कर पा रहे हैं। अगर वो भी ऐसा महसूस करें तो आज बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों में आए। तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया। सर, राजीव खान जी का एक क्वेश्चन है, हम और हाँ राजीव खान बैचमेट है हाँ कि हाँ। सर किसी प्ले राइटर को क्या प्ले के रिहर्सल के शुरुआती दिनों में रिहर्सल में बैठना ठीक रहता है? कहीं राइटर का डायरेक्टर के काम में दखलंदाजी तो नहीं होती? आपके हिसाब से क्या सही है? नहीं, दखलंदाजी देखिए बिल्कुल नहीं होती है। और अगर राइटर उपलब्ध है और वो शुरुआती रिहर्सल में बैठ रहा है तो देखिए, अब हम दूसरे के काम में अगर हस्तक्षेप ना करें और लेखक की ही भूमिका निभाएं तो अच्छा होगा। और लेखक अगर उपलब्ध है तो उसको जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि शुरुआती समय में जो अभिनेता हैं उनको सीन समझने में, उनको डायलॉग्स के उच्चारण को सबसे अच्छे तरीके से लेखक ही बता सकता है। उसको उसका चरित्र समझने में लेखक बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि डायरेक्टर भी हो सकता है उस हिसाब से प्ले को समझ ना पाया हो, तो डायरेक्टर उतना अच्छा नहीं बता सकता है। लेकिन अगर लेखक उपलब्ध है तो उसको जरूर बैठना चाहिए और ये काम जो है वो उसे कराने चाहिए। उसको सीन समझाने चाहिए, उसको चरित्र के बारे में बताना चाहिए, उसको संवादों की अदायगी के बारे में कलाकारों को बताना चाहिए। और यहां उसका रोल खत्म हो जाता है, उसके बाद डायरेक्टर का रोल चालू हो जाता है। लेखक को कभी भी निर्देशक के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसको कभी ये नहीं बताना चाहिए कि ये सीन तुम ऐसे करो। वो डायरेक्टर का आउटलुक है, वो कैसे करेगा। सर, नीलम गुप्ता जी का एक क्वेश्चन है, हाँ did you give more than 40 years to हाँ theater but still हाँ surviving issue? How did you हाँ define, please address this problem? हाँ। देखिए, ये समस्या हमारे हिंदी थिएटर में बनी हुई है और हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग आज भी अपने रंगमंच को उस स्तर का नहीं कर पा रहे हैं जिस स्तर का उन्हें करना चाहिए। सर्वाइवल आज बांग्ला थिएटर में हो रहा है, गुजराती थिएटर में हो रहा है, मराठी थिएटर में हो रहा है, आसाम के थिएटर में हो रहा है। तो हिंदी थिएटर में क्यों नहीं हो रहा है? क्या कमी है हमारी? क्यों नहीं हम लोग उस तरह के शोज तैयार कर पा रहे हैं कि हम अपने शोज को बेचें और धड़ल्ले से बेचें और एडवांस में बेचें, हमारे टिकट एडवांस में जाएं। तो इन चीजों को तो हमें खुद सोचना पड़ेगा। आज हमारे हिंदी थिएटर की एक जो कमी लगती है, मुझे जो लग रही है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, कि हमारे हिंदी थिएटर में हर आदमी केवल अभिनेता बनना चाहता है जी वो दूसरा काम नहीं जी करना चाहता है। सब हीरो हो जाते हैं, एक या दो नाटक में काम करने के बाद हीरो हो जाते हैं। वो रंगकर्मी नहीं होते हैं, वो वरिष्ठ रंगकर्मी बन जाते हैं 2 नाटक करने के बाद। तो ये जो मानसिकता है, ये जो जी भावनाएं हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जो एक सार्थक रंगकर्म है उसको बनाने में बहुत बाधाएं भी पैदा कर रही हैं और ये नहीं होना चाहिए। आज हमें एक छोटी सी टीम बनानी चाहिए, भले 10 आदमियों की हो, 8 आदमियों की हो, और हमें एक ऐसा शो तैयार करना चाहिए जो बिकने वाला हो, जिसमें हम सेट भी लगाएं, लाइट भी करें, मदद भी करें, कॉस्ट्यूम भी करें, एक दूसरे का मेकअप भी करें और शो करें और शो बेचें। तो इस भावना के लोग अगर जुड़ेंगे तो जरूर हमारा होगा। सर्वाइवल प्रॉब्लम बनी रहेगी, क्योंकि हमारे रंगमंच में अभी भी
रंगकर्मी के रूप में काम करने वाले लोग नहीं है, सब स्टार हैं, सब वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, कोई थिएटर वर्कर नहीं है, कोई लाइट नहीं करना जी चाहता, कोई सेट्स नहीं करना चाहता। अब रतन थियम जी का अगर आप उदाहरण देखिए तो उनके ग्रुप के, उनके यहाँ कारपेंटर नहीं है, उनके यहाँ इलेक्ट्रीशियन नहीं है, उनके यहाँ एक्टर ही है, और एक्टर सारे काम करता है, सेट भी लगाता है, पेंट भी करता है, लाइट भी करता है, और अभिनय भी करता है, और सबसे अच्छा अभिनय करता है। वो संगीत भी करता है, वो मृदंग भी बजाता है। तो कैसे वो लोग कर लेते हैं? वो काम हम लोग क्यों नहीं करते हैं? अब इन चीजों की नकल करनी चाहिए हम लोगों को, हम वो भी नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ सर्वाइवल की प्रॉब्लम बनी हुई है। मैं अभी ये जी सर, एक जरूर। कोरोना के बाद, अभी कोरोना लॉकडाउन खत्म होने वाला है और कुछ हमारे यहाँ शो शुरू हुए हैं। मैं अब लखनऊ में ये काम शुरू करने जा रहा हूँ। मैं 10 लोगों की एक टीम बनाऊंगा। अभी मैं एक वर्कशॉप करने जा रहा हूँ और 10 नए लोगों को जोड़ के, उसमें 2-4 हमारे पुराने भी जो काम करना चाहेंगे, और कुछ एक आध प्लेज हैं जिनको मैं व्यवसायिक तरीके से तैयार करूंगा। भले मुझे 4 महीने 5 महीने रिहर्सल करनी पड़े, और उसमें केवल टिकट से ही एंट्री करूंगा। टिकट ही आएगा, 2 सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा करूंगा जो एक एक आदमी के टिकट चेक करेगा, और भले 10 आदमी आके देखें, 4 आदमी आके देखें, मैं उनको नाटक दिखाऊंगा, लेकिन टिकट से ही दिखाऊंगा। और फिर वो पैसा अपने कलाकारों में शेयर करूंगा, अपनी संस्था में शेयर करूंगा। हम एड्स लाने की कोशिश करेंगे कि कहीं से हमें विज्ञापन मिले और हमें कुछ हो। हम टिकट बेचेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे और उनको टिकट बेचने की भी कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग कहीं ना कहीं अब वो काम शुरू करें। और पैसा तो हर एक को चाहिए। जी बिल्कुल सर, स्टेज क्राफ्ट में सेट भी आता है, लाइट भी आता है, प्रॉपर्टी भी आती है, बहुत सारी चीजें आती है। मैं कहूँगा हाँ, थोड़ा, क्योंकि बहुत जगह, मैं 2 जगह से पढ़ा हूँ, एनएसडी से भी और बीएनए से भी। वहाँ हमने स्टेज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। तो अगर हाँ, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि स्टेज मैनेजमेंट कैसे सहायक होता है एक जी, पूरे प्रोडक्शन को बनाने में, हाँ, कैसे वो मदद हाँ, करता है, उसकी क्या उपयोगिता है? जी, हाँ। तो देखिए क्या होता है कि वो स्टेज पढ़ाया नहीं मैनेजमेंट, जाता है ना। हाँ, ये हमारा दुर्भाग्य है कि केवल भारतेंदु नाट्य अकादमी में स्टेज मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है और बाकी जगह नहीं पढ़ाया जाता, और वो व्यवहार में भी नहीं लाया जा रहा है। जी जबकि आ, हमारे जो रंगमंडल हैं या हमारे शहरों की जो पुरानी संस्थाएं हैं, अगर वो वहाँ के कलाकार, जैसा मैंने अभी बताया, जो अभी नीलम का सवाल था, ये उसी के जवाब का एक्सटेंशन है, कि उन संस्थाओं जी के पास निरंतर कोई ना कोई प्रस्तुतियां तैयार होती रहती हैं। अगर स्टेज मैनेजमेंट की नॉलेज हमें मिल जाए, जरूरी नहीं कि आप बीएनए में आके सीखें या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जाके सीखें या मध्य प्रदेश विद्यालय में जाके सीखें तभी आप सीखेंगे, ऐसा नहीं है। ये मंच व्यवस्था का काम जो है, ये आप किसी वर्कशॉप में और किसी भी एक्सपर्ट के साथ बैठ के सीख सकते हैं। और ये काम ऐसा होता है कि इसमें किसी भी प्रस्तुति को किस तरह से आप लिखित रूप में रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसकी एक एक चीज को आप रिकॉर्ड कर लेते जी हैं, उसको आप कहते हैं प्रॉम्प्ट बुक, जिसमें आप रिकॉर्ड करते हैं। आपने मैंने आपको पढ़ाया होगा और आप लोगों ने बीएनए में प्रॉम्प्ट बुक बनाई होगी। जी अब बिल्कुल। संस्थाओं के पास या रेपर्टरीज के पास ऐसे, अब हमारे लखनऊ में ही ऐसी संस्थाएं हैं जो 60-60 साल से काम कर रही हैं, 70-70 साल से काम कर रही हैं। उनके पास पुराने नाटक मौजूद होंगे। अगर उनकी वो प्रॉम्प्ट स्क्रिप्ट बनाते तो पुराने नाटकों को वर्तमान समय में भी मंचित किया जाना बहुत जरूरी होता है। केवल नए नए नाटकों को आप मंचित करते जाएं और पुराने नाटकों को भूलते चले जाएं, ये भी हमारे रंगमंच की प्रगति में बहुत बाधक चीज होती है। अगर आप पुराने नाटकों के प्रदर्शन भी उसी तरह से जैसे उस समय किए गए थे, अब 60s में बहुत सारे अच्छे नाटक हुए, 70s में हुए, 80s में हुए, 90s में हुए, उन नाटकों के अगर पुनर्मंचन होते रहेंगे तो हमारे नए कलाकारों को एक बहुत अच्छा ज्ञान मिलता रहेगा कि किस तरह से
इन नाटकों को उस समय किया गया था। आज हम 21वीं सदी में इन्हीं नाटकों को आधुनिक तरीके से, आज जब हमारे पास साजो सामान ज्यादा है, तो हम कितने और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये उसको एक आइडिया हम देंगे। तो पुराने नाटकों का मंचन करने में अगर प्रॉम बुक बन रही है, मंच व्यवस्था की मदद ली गई है, तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी जो संस्थाएं पुराने नाटकों का मंचन करती हैं, उनके पास रिकॉर्ड नहीं होते हैं कुछ। वो एक अंदाज से आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के हिसाब से उन नाटकों को मंचित करते हैं, जिससे वो नाटक काफी कुछ बदल भी जाता है। खाली कॉस्ट्यूम और कुछ फोटोग्राफ देख के आप कुछ चीजें तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन वो जो मूव्स, वो एक्शन, वो मैनरिज्म, वो चीजें आज नहीं आप कर पाते हैं। अगर आपके पास प्रॉम बुक है, तो आप प्रॉम बुक पढ़ने की अगर आपके अंदर काबिलियत है, तो आप पुराने नाटकों को, उस समय के नाटकों को उस प्रॉम बुक की मदद से आज भी मंचित कर सकते हैं। और लोगों को, ओल्ड इज हमेशा गोल्ड होता है। आपकी जो रंगमंडल है, ये बड़ी अच्छी बात है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का रंगमंडल अपने पुराने नाटकों के शोज भी बीच बीच में करता रहता है। तो लेकिन अब वो किस तरह से करता है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद प्रॉम बुक तो नहीं होगी, लेकिन कोई और चीजें होंगी जिनके आधार पे वो उन पुराने निर्देशकों के नाटकों के मंचन आज भी करते रहते हैं, या पुराने अभिनेताओं के काम को आज नए अभिनेता उसको री एक्ट करके आज लोगों के सामने पेश करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा लगता है, आज नए कलाकारों के सामने एक बड़ा अच्छा एक उदाहरण पेश होता है कि देखिए पहले इन नाटकों के मंचन ऐसे किए गए। जैसे यहूदी की लड़की एक नाटक है, बड़ा पुराना नाटक है, रुस्तम सोहराब है, इवन हमारा तुगलक है, अंधा युग है जो शुरू में कभी किया था, आधे अधूरे है, लहरों के राजन से, बादल सरकार के बहुत सारे नाटक हैं, विजय तेंदुलकर जी के बहुत सारे नाटक हैं जो अब शायद नहीं होते हैं, लेकिन पुराने जो किए गए नाटक हैं उनको किया जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। इसी कड़ी में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 90 के दशक में संगीत नाटक अकादमी ने एक बड़ी अच्छी श्रृंखला, एक फेस्टिवल किया था पुराने नाटकों का, जो ओरिजिनल प्लेज हैं। तो उसमें उत्पल दत्त साहब अपना कल्लोल लेके आए थे और कमानी में हुआ था। उसमें गिनी पिग लेके राजेंद्र नाथ जी आए थे, कुलभूषण खरबंदा जी उसमें अभिनय कर रहे थे। अंधा युग आया था जिसमें नसीर साहब ने और अमरीश पुरी साहब ने रोल किया था। तो वो नाटक देखने को मिले और उन अभिनेताओं के कार्य को देखने को मिला कि कैसे इन सीनियर एक्टर्स ने नाटकों में किस तरह से काम किया था। तो वो देखने और समझने का मौका मिला, जो उस समय के, और हम लोग तो उस समय बहुत ही नए कलाकार थे रंगमंच के, तो हम लोगों को ये देखने और समझने का बड़ा अच्छा मौका मिला कि देखिए इतने सीनियर एक्टर्स ने किस तरह से थिएटर में भी काम किया था। जी सर, लेकिन स्टेज मैनेजमेंट की जो आप बात कर रहे हैं, प्रॉम बुक, वो हमने वहां जरूर सीखा, लेकिन अभी तो वो स्वरूप ले लिया है हमारे रिकॉर्डिंग सिस्टम ने कि हमारे पास अब सीडीज होती है, सीडी देख के हम प्रॉम बुक का काम करते हैं। तो आपको कहाँ तक लगता है कि वो सार्थक है, प्रॉम बुक जैसा काम कर पाता है सीडी? नहीं, सीडी कभी भी प्रॉम बुक का काम नहीं करेगी, क्योंकि सीडी में आप टोटलिटी में देखते हैं कि ये देखो ये हुआ, जी, उसकी बारीक चीजें आप नहीं देख पाते। उसमें जो मूवमेंट्स हैं, उसमें जो टर्न्स हैं, उसमें जो लुक्स हैं, वो आपको नहीं पता लगते। और उसी के हिसाब से एक्टर की जो संवाद अदायगी है, एक्टर जिस चरित्र को जी रहा है, वो उन चीजों पे होता है। वो आप वीडियो देख के कभी सीख नहीं पाएंगे। वीडियो देख के आपको एक अंदाजा लग जाता है कि हाँ, ये काम ऐसे किया गया रहा होगा। आज बहुत सारे डायरेक्टर ये काम कर रहे हैं, सीडी दिखाते हैं और कहते हैं इस तरह से कर लो, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं हो पाता है। प्रॉम बुक में आपको दो दो कदम कैसे चलेंगे, कहां पे घूमेंगे, कहां पे लुक लेंगे, कहां पे टर्न करेंगे,
कहाँ पे हाथ उठेगा, कहाँ पे हाथ नीचे जाएगा, कहाँ पे क्या एक्शन होगा, ये प्रॉन बुक में लिखा होता है। ये सीडीज में आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, सीडी में एक अंदाज मिलता है। तो जो अंदाज मिल रहा है वो पूरा पक्का नहीं होता है। तो जी उस तरह से आज सर, बहुत सारे नीलम जी लोग का काम कर रहे हैं। हाँ जी नीलम जी का एक जी। क्वेश्चन था ये, हाँ थिएटर थिएटर संस्कार को स्कूली शिक्षा का भाग होना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। थिएटर के जो संस्कार हैं वो केवल बीएनए के पास सुरक्षित हैं या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पास सुरक्षित हैं, ऐसा नहीं है। थिएटर के संस्कार आपको, जब आप किसी नाटक की तैयारी करते हैं, चाहे आप अपनी संस्था के साथ कर रहे हैं, चाहे आप अपने स्कूल के नाटकों की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल में जब आप नाटकों की तैयारी करते हैं तो आप एक स्टूडेंट कलाकार के रूप में होते हैं, और जब आप संस्था के साथ अपने नाटकों की तैयारी करते हैं तो आप एक स्वतंत्र कलाकार के रूप में तैयारी करते हैं। और थिएटर में एक डिसिप्लिन चाहिए होता है जिसको कहा जाता है फौजी डिसिप्लिन। वो संस्थाओं, आज जो संस्थाएं 60-60, 70-70 साल से काम कर रही हैं, अच्छे अच्छे नाटक आज भी कर रही हैं, वो कैसे कर रही हैं? कहीं ना कहीं वो उनके संस्कार रहे हैं, उन कलाकारों में रहे हैं जो आज बूढ़े हो गए हैं। आज उनकी जगह रिप्लेसमेंट युवा कलाकारों ने ले लिया है, लेकिन वो जो सीनियर आर्टिस्ट हैं जो अब वृद्ध हो गए हैं, लेकिन वो जब रिहर्सल में बैठते हैं तो वो उनको वही बातें बताते हैं जो कभी उन्होंने सीखी थी। तो संस्कार ऐसे ही आते हैं जब आप ईमानदारी से और श्रद्धा के साथ बैठ के काम करेंगे, वो चाहे आप विद्यालय के नाटक में करें और चाहे अपनी संस्था के नाटक में करें। अगर आप ईमानदारी से और श्रद्धा से काम करेंगे तो आपके अंदर रंगमंच के संस्कार अच्छे आएंगे। और अगर आप केवल रंगमंच को केवल याद करके बोल देना किसी अंदाज में, ये मान के चलेंगे तो आप कभी भी संस्कारों की बात नहीं सीख पाएंगे। तब आप वही होंगे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 2 नाटक करने के बाद आप फिर वरिष्ठ रंगकर्मी ही हो जाते हैं और फिर आप हवा में उड़ने लगते हैं। फिर आप उल्टा सीधा काम करते हैं और आपको लगता है कि लोग अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे हैं, लोगों को मुझे बहुत हाथों हाथ लेना चाहिए, और लोग आपको देख के मुंह फेरने लगते हैं कि ये तो ठीक काम नहीं कर रहा है। तो ये होता है सर। संस्कार कहीं। क्वेश्चन जो हाँ हाँ हाँ। आपकी बात सुनने पे आया कि स्टेज क्राफ्ट में लाइट, साउंड, सेट, हम्म, ये हम्म, मैनेजमेंट एक हम्म, सब्जेक्ट जैसा क्यों नहीं उभर के आया आज तक? वो एक पार्ट ही, छोटा सा पार्ट रह जाता है, जैसे एक्टिंग है या डायरेक्शन है, बड़ा सा हम्म, एरिया कवर करता है। लेकिन लाइट्स की अगर हाँ बात करें या सेट की बात करें तो वो एक हाँ। इंस्टीट्यूट जैसा नहीं बनता कि मतलब उससे स्पेशल ट्रेनिंग हो। वो एक छोटा सा पार्ट होता है। ऐसा क्यों सर? कि मतलब ये उसके लिए भी हमारे, जैसे विदेशों की अगर हम बात करें तो हमारे। हाँ जी जी। हाँ, देखिए ये जी सर, गोविंद आप जी, ये बताएं। हमारी हमारी आपकी भ्रांतियां हैं। जी अगर आप स्टेज क्राफ्ट को देखें तो थिएटर आर्किटेक्चर होता है, सिनिक डिजाइन होती है, लाइट डिजाइन जी होती है, कॉस्ट्यूम डिजाइन होती है, प्रॉपर्टी डिजाइन होती है, मेकअप होता है, म्यूजिक होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आधा रंगमंच तो इन्होंने ही कवर कर लिया, अब बचा क्या? अभिनय और निर्देशन। सर, तो एक वही तो छोटे मेरा से क्वेश्चन पार्ट है को, नहीं, हाँ, तो वही मैं बता रहा हूं कि ये हमारे दिमागों की भ्रांतियां हैं कि हम आधी चीज को जब छोड़ देते हैं और चौथाई चीज में जीना शुरू कर देते हैं, और हम उस चौथाई चीज में जीने के साथ साथ कोशिश करें कि पूरी चीज हमें मिल जाए, तो ये कैसे संभव होगा? इसका ये मतलब नहीं है कि आप कल को लाइट करना शुरू कर दीजिए, आप कल को सेट करना शुरू कर दीजिए। आपको स्कूल में सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। क्यों पढ़ाई जाती हैं? वो इसलिए पढ़ाई जाती हैं ताकि आप कोई भी काम करें, जरूरी नहीं कि आप अगर सेट में बहुत अच्छे हैं और आपको सेट लगाने का काम दिया जा रहा है तो आप आगे चल के सेट ही लगाने वाले कारपेंटर बन जाएंगे। नहीं, सेट के बारे में जानकारी आपको इसलिए दी जाती है कि जब अभिनय या निर्देशक के रूप में आप किसी सेट का इस्तेमाल करें तो आप बेहतर तरीके से कर सकें, आपको उस सेट की बारीकियां मालूम होंगी।
लाइट्स के बारे में आपको इसलिए दिया जाता है ज्ञान, लाइट की चीजें आपको इसलिए बताई जाती है, आपको मौके दिए जाते हैं कि लाइट आप करें, क्योंकि जब एक अभिनेता के रूप में आप मंच पे जाएंगे तो आपको लाइट्स लेना भी तो आना चाहिए। आप अभिनेता तो बहुत अच्छे हैं और लाइट का आपको ज्ञान नहीं है, स्पॉट के बाहर जाके आप सारी एक्टिंग कर रहे हैं और लाइट डिजाइनर ने आपके लिए एक बहुत अच्छा स्पॉट लगा रखा है, डायरेक्टर ने कहा है कि इसी स्पॉट में आपको करना है क्योंकि उस सीन की डिमांड है, और आपको लाइट का आइडिया नहीं, तो आप अंधेरे में जाके एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। जानकारी होनी चाहिए, मेकअप की जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप अपने मेकअप को समझ सकें। और जब मेकअप होता है और जब आप शीशे में बैठ के अपनी मेकअप वाले चेहरे को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं चरित्र को अगर आप महसूस नहीं कर रहे हैं या उस चरित्र को महसूस करना आपको आ नहीं रहा है, तो फिर आप कैसे अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि चौथाई चीज में अगर हम पूरी चीज करने की कोशिश करें तो कैसे होगी। आप चौथाई पेट खाना खाएं और आप उम्मीद करें कि साहब मेरा पेट भर जाए, तो नहीं भर सकता। और यही हाँ गलती सर, ये हम लोग बात कर तो रहे हैं, बिल्कुल। इसीलिए इसीलिए हमारा हिंदी थिएटर इसीलिए बहुत डेवलप नहीं हो पा रहा है। हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। नहीं सर, इस बात जो आपने बताई वो बात, उस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे लोग लाइट के लिए कहते हैं लाइट सीखना है। अब लाइट हाँ, सीखना या सेट सीखने का कोई जगह नहीं है स्पेशली, कि आदमी वहां जाके हाँ, स्पेशली लाइट सीख पाए, स्पेशली सेट के ऊपर काम कर पाए। जो भी हाँ, इंस्टीट्यूट्स हैं वो पूरे विधा को साथ में सिखाते हैं। मतलब कोई हम्म, ऐसी जगह नहीं है कि मुझे सिर्फ लाइट हम्म, सीखना है तो मैं उस व्यक्ति या विशेष के पास जाऊं और सिर्फ लाइट हम्म, सीख पाऊं। हम्म। मतलब इसीलिए बैक स्टेज इतना डेवलप क्यों नहीं हुआ कि मतलब आदमी लाइट सीखना चाहता है तो लाइट सीख पाए, सेट सीखना चाहता है तो सेट सीख पाए, या कॉस्ट्यूम नहीं। सीखना चाहता है तो कॉस्ट्यूम, जैसे कॉस्ट्यूम का कोर्स होता है, कॉस्ट्यूम का हाँ, तो फिर भी कोर्स है अलग से स्पेशली। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ। लाइट सेट इन चीजों का, मेकअप का कोई कोर्स ही नहीं है, वो एक छोटा सा नहीं तो पार्ट है। ऐसा क्यों होता नहीं तो देखिए देखिए जैसे आप काम करते हैं या मैं काम करता हूं, क्या आपके पास कोई आया और आपने मना कर दिया उसे, या कोई मेरे पास आया कि है? लेकिन साहब मैं सर, लाइट सीखना चाहता हूं, तो मैंने भी मना नहीं किया किसी सर को। वो तो इंडिविजुअल। हाँ जी। हाँ, लेकिन देखिए क्या है, जी। अब अलग से इस तरह का कोई कोर्स चलाए तो ये थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि एक या दो आदमी अगर कोई सीखना चाहते हैं तो हम व्यक्तिगत तौर पे उनको सिखा सकते हैं। इसके लिए अलग से क्लासेस करना, या कभी कभी हम टेक्निकल चीजों की वर्कशॉप्स करते हैं, मैं करता हूं। तो अगर जी। लखनऊ के या यूपी के लोग या दिल्ली के भी लोग अगर कहीं सेट डिजाइनिंग या लाइट डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं या आपसे भी संपर्क कर सकते हैं, और हम उनको जरूर सिखाएंगे। लेकिन कोई अगर ईमानदारी से सीखना चाहता है तो हम बिल्कुल सिखाएंगे। लेकिन अभी तो ज्यादातर लोग अभिनय ही सीखना चाहते हैं और सीधे बंबई जाना चाहते हैं। क्योंकि आप भी उसका एग्जाम्पल हैं, क्योंकि आपने स्टेज क्राफ्ट को ही चूज किया, जैसे मैंने लाइट को ही चूज किया, मुझे लाइट ही करनी है। हाँ, तो ऐसे बहुत हाँ, सारे लोग होते हैं, अगर उनको इंस्टीट्यूट में एक हाँ। अलग तरह की ट्रेनिंग हो तो और मदद मिल सकती है कुछ ऐसे लोगों को भी, कि अगर उसकी देखिए गोविंद जी, स्पेशलाइजेशन होने लगे। देखिए गोविंद जी, आपको मैं एक बात बताऊं, लाइट की बात बार बार आ रही है। किसी एक प्रोडक्शन में आपने भी इस बात को महसूस किया होगा, मैंने भी महसूस किया है, कि लाइट जी। डिजाइनर और ऑपरेटर जो होता है, जी। वही एक अकेला व्यक्ति होता है उस पूरे प्रोडक्शन में, जो अकेले सारे कैरेक्टर्स के इमोशन को महसूस करता है और उन्हें जीता है। जी। वो जब टेन सीन होता है तो उसकी आंखों में आंसू भी आते हैं, वो रोता भी है, वो हंसता भी है। वो अगर सारे इमोशंस को महसूस नहीं करेगा तो उसके लाइट का जो ऑपरेशन है, उसका जो मूवमेंट है, उसका जो फ्लो है, वो कैसे बनेगा? वो नहीं बन पाएगा। तो ये चीजें, हमने इन चीजों को महसूस किया, और ये चीजें हमें बहुत आत्मिक सुख देती हैं। जब हम एक अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, एक अच्छी लाइट करते हैं और एक सक्सेसफुल प्रोडक्शन करते हैं, तो हमें बहुत एक आत्मिक सुख मिलता है, क्योंकि हम उन सारी चीजों को जी के उससे उसको करते हैं, पूरा करते हैं। ये चीजें जब लोग महसूस करने लगेंगे, केवल लाइट का काम बत्ती जलाना और बत्ती बुझाना और टेक्नीशियन का काम नहीं है।
डिजाइनर, टेक्नीशियन कभी भी डिजाइनर नहीं होता। डिजाइनर डिजाइनर होता है जो बैठ के रिहर्सल देखता है, स्क्रिप्ट को पढ़ता है, एनालाइज करता है, उसको आत्मसात करता है, उन सारे चरित्रों को समझने की कोशिश करता है, तभी वो कलर्स का इस्तेमाल करता है, तभी वो एंगल्स का इस्तेमाल करता है, उन चरित्रों के हिसाब से उन सीन्स की जो गहराई है उसको समझ के फिर उस सीन का डिस्ट्रीब्यूशन तय करता है, उसके ऑपरेशन को तय करता है। छोटा काम थोड़ी है, ये बड़े मेहनत का काम होता है जो हर एक के करने के बस का भी नहीं है। इतना करना हर एक के बस का नहीं है, इतनी मेहनत करना भी बहुत मुश्किल है। लोग समझते हैं एक्टिंग कर लो, डायलॉग याद करो, हाथ पैर हिलाओ, थोड़ी अंदाज मार दो, थोड़ी स्टाइल मार दो और बोल दो, हो गई एक्टिंग। ये सबसे आसान काम है। सर नीलम जी का एक सवाल और है। हाँ, सवाल है कि छोटे बच्चों को स्कूल में ही हाँ, इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए थिएटर को, हाँ, ताकि उनमें हाँ, समझ और लगाव पैदा हो सके, बुनियादी हाँ, बुनियाद तैयार हो, तभी वो एक हाँ, दर्शक, लेखक, अभिनेता की भूमिका निभा सके। हाँ। तो इस हाँ, पे ये बहुत आप अच्छी क्या बात है। सोचते बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पर बहुत कुछ सोचता हूँ, मैंने इस पर बहुत काम भी किया है। और हैं? आज खाली नीलम ही अकेले सवाल पूछ रही है, तो ये मुझे नीलम बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत दिन बाद एक नीलम से रूबरू होने का मौका मिला है। जी, मेरे हिसाब से जो मैं करता था, जी, हमने हॉबी क्लास के रूप में स्कूल्स के साथ काम करना शुरू किया था जब हम पास आउट होकर निकले थे। तो उस हॉबी क्लास में हम क्या करते थे, स्कूल्स में जाके 6 7 के बच्चों के साथ, 8th के बच्चों के साथ हम लोग कुछ थिएटर का काम करते थे। तो उस थिएटर के काम को करके हमारा मकसद ये नहीं होता था कि हम उनसे कोई एक बड़ा अच्छा नाटक तैयार करवाएंगे और उसके शोज करेंगे। वो तो होता ही है, नाटक तो हमें तैयार कराना होता है। लेकिन ये थिएटर जो हमारा है, इस उम्र के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी वरदान भी होता है कि इस एज में बच्चों में कई तरह की झिझक होती हैं, और थिएटर ही हमें लगता है कि वो एक ऐसा माध्यम बनता है जो बच्चे के अंदर से झिझक दूर करने में बहुत मदद करता है। थिएटर में जब बच्चा रोल तैयार करता है, उसकी तैयारी करता है, तो उसके अंदर की झिझक भी खत्म हो रही होती है। और जब वो मंच पे आके एक बहुत अच्छा अभिनय करता है, तो उसके अंदर की झिझक खत्म हो चुकी होती है। तो छोटे बच्चों के साथ अगर हम लोग थिएटर का काम कर रहे हैं या हॉबी क्लास के रूप में, भले शो ना करें लेकिन वीक में 1 दिन या 2 दिन स्कूलों से कांटेक्ट करके और इस लेवल के बच्चों के साथ अगर काम करें, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा वरदान होता है। भले वो थिएटर आगे चल के ना करें, वो रंगमंच ना संभालें, वो संगीत या नृत्य ना करें, वो डॉक्टर बने, वो वकील बने, वो इंजीनियर बने, वो साइंटिस्ट बने, लेकिन उनके अंदर का कॉन्फिडेंस जो है, वो आप देखेंगे कि रंगमंच किए हुए बच्चे का फर्क दिखेगा, और जो एक खाली स्टूडियस बच्चा है उसमें वो अंदाज बिल्कुल फर्क होगा। तो रंगमंच बहुत मदद करता है बच्चों को, और बच्चों के साथ काम करना चाहिए। ये बहुत अच्छा जी, सवाल था। बिल्कुल। नीलम जी का नीलम जी का कहना है कि मैं कहने में भी बहुत क्वेश्चन पूछती थी, यहीं पे नहीं पूछ रही नहीं, हूँ, तब भी मैंने पूछा है कोई बात क्वेश्चन। कोई कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत अच्छा लग रहा और ये बड़ा अच्छा सवाल था। और इस तरह से करके अगर हम अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर दें, तो फिर उसके बाद उनको जो एग्जाम्स हैं, हाई स्कूल का एग्जाम उनके लिए, जो बोर्ड का एग्जाम होता है, वो बिल्कुल हल्का हो जाएगा। फिर आगे के जो एग्जाम्स और जो प्रेशर होता है पढ़ाई का, वो कम कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, मेरी वाइफ लखनऊ में बच्चों के साथ काम करती थी। 2 साल उन्होंने काम किया, तीसरे साल की जो स्क्रिप्ट थी वो बच्चों के साथ बैठ के उन्होंने लिखी, और बच्चों ने बड़ा पार्टिसिपेट किया, क्योंकि 2 साल में बच्चे जी, इतना ट्रेंड हो गए थे कि उन्होंने, उनको स्क्रिप्ट लिखनी थी, उन्होंने कहानी ली और उस पर स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की। फिर उस कहानी को वो बच्चों के साथ डिस्कस करती थी। और इन 2 सालों में 2 बच्चे ऐसे थे जिनका कविता में इंटरेस्ट हो गया था। तो वो बच्चे और बाकी बच्चे पार्टिसिपेट करते थे।
नहीं मैडम जी, इस सीन में तो ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ये वाला कैरेक्टर ये भी कर सकता है। तो उससे क्या हुआ कि इनको भी स्क्रिप्ट लिखने में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज मिले और वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी तैयार हुई। जी। तो ये बड़ा अच्छा होता है अगर बच्चों के साथ काम करें, उनके किसी तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये चीज़ अगर आ जाएगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। हमारी जो नई जनरेशन है उसको बहुत अच्छा मौका मिलेगा आगे। जी। एक क्वेश्चन है, राजीव का क्वेश्चन है, क्या मैंने पढ़ा नहीं अभी आया। हाँ। सर आप सर आप बोलने में सटायर फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सत्य बोलते हैं, चाहते हैं किसी को खराब ही ना चाहे किसी को खराब ही ना लगे। आपको नहीं हाँ। लगता कि इसके चलते कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है आपको, क्योंकि आप दे, देखिए मैं कोशिश ये करता हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बोलता हूँ क्योंकि किसी बात को दिल में रख के और किसी दूसरे तरीके से बोलने से अच्छा है, मैं समझता हूं कि सीधे सीधे बात कह के और उसको वहीं रफा दफा कर ली जाए। लेकिन मैं कोशिश जी करता हूं कि मैं बिल्कुल। ऐसी बातें ना बोलूं कि किसी को खराब लगे। अगर किसी को खराब भी लगती है तो मैं उससे माफी भी मांग लेता हूं। लेकिन हाँ, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, जो मैंने शायद आप लोगों के साथ भी किया था। मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि जिसको तुम बहुत चाहते हो, अब आदमी चाहता किसको है? अपने बच्चों को चाहता है। अब मेरे जी अपने भी बच्चे हैं और जो मेरे विद्यार्थी हैं वो भी सब मेरे बच्चे हैं। उन पे कभी रहम मत करो। तो मैं कभी भी अपने विद्यार्थियों को लीनियंट नहीं होने देता था, मैं लापरवाह नहीं होने देता था, मैं उन पे कभी दया नहीं खाता था। क्योंकि दया खा जाऊंगा और मेरा विद्यार्थी अगर थोड़ा सा भी लापरवाही कर रहा है और मैंने उसे छूट दे दी तो फिर उसके बिगड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये मौका होता है एक टीचर के नाते भी और एक फादरली फिगर होने के नाते भी कि बच्चों को उसी जगह रोको और उनको उसी जगह टोक दो, ताकि वो उस तरह की कोई भी ऐसी हैबिट अपने मन में पैदा ना कर पाए कि उससे कहीं आगे चल के उनके लिए गड़बड़ियां पैदा हो। तो मेरा ये मकसद होता है। जी बिल्कुल। अगर भाई किसी को बुरी लगी हो तो आई एम वेरी सॉरी, आज भी मैं सॉरी कहने को तैयार हूं। लेकिन किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। और मुझे आज तक इस बात का बड़ा गर्व है कि मेरे हाथ से किसी का भी बुरा नहीं हुआ है। अगर मैंने किसी का भला नहीं किया है तो मैंने कम से कम बुरा नहीं किया है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। जी सर। सर आप बीएनए के टीचर भी रहे और आप उसके बाद डायरेक्टर भी बने, तो एज अ टीचर के बाद डायरेक्टर बनना आपको कितना मददगार रहा बीएनए को आगे ले जाने में या उसके बारे में सोचने के लिए? क्योंकि जब आप हाँ वहीं से जिस जुड़े रहे तब वो बने जी हुए तो बहुत दो बहुत दो हजार आइडियाज दो आपके हजार बारह ऑलरेडी। हाँ 2012 में जब हमारे सीनियर जुगल किशोर जी रिटायर हुए, वो कार्यवाहक निदेशक थे, तो उस निदेशक की जिम्मेदारी मुझे दी गई। और बीएनए तो शुरुआत से ही समस्याओं का घर रहा है। बीएनए में समस्या ज़्यादा रही हैं, तो हम लोग का सारा समय, सारी एनर्जी समस्याओं से जूझने और उनको निपटाने में ही लगा रहता था। तो जब 2012 में हमने कार्यभार संभाला तो हमारे पास समस्याओं का अंबार था। तो कार्यभार में मुझे केवल समस्याएं मिली थी। हमारे पास बजट नहीं था, हमारी रेपर्टरी काम नहीं कर रही थी, हमारे पास फैकल्टी ठीक नहीं थी, हम लोग दो ही लोग उस समय बचे थे। तो मैंने कोशिश की कि सबसे पहले हमारा रंगमंडल चालू हो। तो रंगमंडल चालू करने के लिए जब भी मैं मीटिंग में जाता था तो मैं अपने अधिकारियों से कहता था, साहब मुझे रंगमंडल चाहिए, रंगमंडल दीजिए, मुझे रंगमंडल चाहिए। तो हमारे लोग समझते थे कि रंगमंडल में पता नहीं है क्या बनाएगा, बिल्डिंग तो बनवा के दे दी, अब ये क्या बनाना चाहता है। और मैं आपको बिल्कुल लिटरली बता रहा हूं कि जिस समय रंगमंडल की स्वीकृति मिली, बड़े खराब तरीके से मिली थी।
अच्छा तो नहीं लगा था, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि उस खराब तरीके से भी उस ऑफर को स्वीकार करना। हमसे कहा गया था, मीटिंग के दौरान सारे बड़े बड़े लोग बैठे थे, हालांकि ये बात नहीं बतानी चाहिए, लेकिन आप लोग हमारे विद्यार्थी हैं, आपको जानना चाहिए कि किन रास्तों से गुजर के हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। हमारे एक अधिकारी ने कहा, देखो त्रिवेदी, ये रंगमंडल फमंडल हम नहीं जानते क्या होता है, ये पैसा थोड़ा सा हमारे पास बच रहा है, कहो तो तुम्हें दे दें। हमने कहा साहब तुरंत दे दीजिए, ये बहुत छोटा पैसा है, इससे हमारा काम नहीं होगा, लेकिन हम शुरुआत करके दुकान तो खोल देंगे, शटर तो उठा देंगे, फिर हम आगे देखेंगे, फिर हम लोगों से मदद लेंगे, अब अपील करेंगे और हम काम करेंगे। तो उस तरह से हमने रंगमंडल शुरू किया, जो बहुत ही एक इंसल्टिंग वे था, तो रंगमंडल चालू किया। अच्छा, रंगमंडल जब शुरू में बना था तो बहुत छोटी फीस हुआ करती थी, सैलरी हुआ करती थी, 3,000, 1,500, 1,000, 500 रुपए अप्रेंटिस को मिलता था। सन 86 में जब राव साहब ने बनाया था, उस समय ये रेट ठीक थे, लेकिन 2012 या 13 में ये रेट ठीक नहीं है, तो हमने इन रेट्स को रिवाइज किया। अच्छा, जब एक कलाकार बैठता है सीट पे, तो हमारे ही कुछ कलाकार भाई बहुत नेतागिरी करते हैं, लेकिन जब एक नॉन कलाकार बैठ जाता है तो किसी की आवाज नहीं निकलती। आज किसी की आवाज नहीं निकल रही है, आज सब चरण वंदना करते हैं कि भैया किसी तरह से काम दे दो, बाहर आके बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चरण वंदना करने में वो वरिष्ठ लोग भी पीछे नहीं हटते हैं। ये दुखद स्थिति है। तो सबसे पहले तो हमने किसी तरह से रंगमंडल चालू किया, पैसा नहीं था, लेकिन कुछ कलाकारों को हमने हायर किया, कुछ हमारे बीएनए के एक्स स्टूडेंट थे और कुछ स्थानीय कलाकार थे, और उनको अपनी समस्या बताई कि भाई देखो ये समस्या है, लेकिन हम लोग को खुद मिलके सारे काम करने पड़ेंगे, हमें सेट भी लगाना पड़ेगा, हमें लाइट्स भी करनी पड़ेंगी, हमें एक्टिंग भी करना पड़ेगा, हमें डायरेक्शन भी करना पड़ेगा, हमें सामान भी उठाना पड़ेगा, सब करके काम, क्योंकि ये इसको चलना। पैसा नहीं था तो हम लोगों ने, चित्रा जी ने कुछ नाटक डायरेक्ट किए, एक आध हमने किए और उनके हमने शोज किए। तो पहला चैलेंज तो ये था। दूसरा चैलेंज ये था कि बीएनए का बाहर के स्टेट्स में या बाहर के शहरों में कोई प्रचार नहीं था। बीएनए कभी बाहर जाके शो ही नहीं करा उसने, बीच में कभी एक आध बार शो हुआ। तो एक बार मंत्री जी के साथ हम लोग की मीटिंग हो रही थी 2010 में। मंत्री जी हमारे बहुत अच्छे थे, सुभाष पांडे जी, बहुत मदद करते थे। तो उन्होंने कहा क्या किया जा सकता है। अब मैंने ही उनको कहा था, और सबके सामने, सारी पब्लिक के सामने उठ के मैंने खड़े होकर कहा था, मैंने कहा देखिए यहाँ हम लोग एक समारोह करते हैं जिसमें हम एक अच्छा खासा पैसा लगाते हैं। समारोह में क्या करते हैं, अपने जानने वालों के नाटक बुलाते हैं, उनके हम शोज कराते हैं, हम जहां रहते हैं वहीं रहते हैं, बाहर के लोग आते हैं हमारे यहाँ शो करके, हमारी मेहमान नवाजी करके चले जाते हैं, हमारा कुछ भला नहीं हो रहा है। हमारा भला तब होगा जब हम बाहर निकलेंगे और लोग हमें देखेंगे, हमारे स्टूडेंट्स को देखेंगे, हमारी प्रस्तुतियों को देखेंगे, तो हमें बाहर निकलने का मौका दीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है, ये जो पैसा आप यहां लगाते हैं इसको यहां ना लगा के इसको बाहर लगाइए। तो हम लोग ने दिल्ली में करना शुरू किया था। 2 साल एनएसडी के साथ भी कोलैबोरेट करके करने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर एनएसडी की भी अपनी कुछ समस्याएं थी। बाद में फिर ये श्री राम सेंटर में आपको मालूम होगा कि उसके फेस्टिवल 3 दिन के हम लोगों ने करने शुरू किए, जिसमें हम एक स्टूडेंट का नाटक करते थे और 2 रंगमंडल के नाटक करते थे, क्योंकि रंगमंडल के नाटक हमारे आसानी से तैयार हो जाते थे। और ये जाके हम मई में करते थे, जब हमारी पढ़ाई सारी खत्म हो जाती थी और कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस और लास्ट की कुछ रिवीजन वाली क्लासेस बचती थी, तब हम ये फेस्टिवल करते थे। फिर हम लोग ने निकल के उदयपुर जाके फेस्टिवल करना शुरू किया, वहां भारतीय लोक कला मंडल है, वहां पे हमने बात की और उन लोगों के साथ करना शुरू किया। हमने अमृतसर जाके बराड़ साहब के यहाँ शो करना शुरू किया, हमने जयपुर में शो करना शुरू किया। तो इस तरह से करके हमारे रंगमंडल के नाटकों को और हमारे विद्यार्थियों के नाटकों का लोगों ने जब प्रदर्शन देखना शुरू किया, तब हमारे भारतेंदु नाट्य अकादमी की थोड़ी सी
पॉपुलैरिटी बनी और उसकी पहचान बाहर के और राज्यों में भी बनी। दिल्ली में जो हम लोग मंडी हाउस में श्री राम सेंटर में फेस्टिवल करते थे, वो जब जब हम लोगों ने किया, वो एक अच्छा फेस्टिवल होता था और हमें बहुत अच्छे दर्शक मिलते थे। कुछ हमारे पूर्व छात्र भी आ जाते थे देखने, लेकिन जो मंडी हाउस की जो जनता है, दिल्ली की जो जनता है, उसने हमारे उस फेस्टिवल को बहुत हाथों हाथ लिया था और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी। अब किन्हीं कारणों से, क्योंकि अब वो समझ वाले लोग भी नहीं है, तो अब वो चीज़ नहीं हो पा रही है। जी हाँ, क्योंकि अभी बीच में बंद हो गया है वो सारा कुछ। हाँ, तीसरी चीज़ थी हमारे पास गेस्ट फैकल्टी। तो कुछ गिने चुने गेस्ट आया करते थे, वही पढ़ाते थे, उनसे हमारे छात्र बोर हो गए थे। तो हमने अपने कुछ विद्यार्थियों को मौका देना शुरू किया कि आप आके पढ़ाइए, आप आके काम कीजिए। जी, तो कम से कम हमारे कुछ विद्यार्थियों को इस चीज़ में आगे बढ़ने का मौका मिला। और हालांकि इन सारी चीज़ों में अब बहुत दुख होता है कहते हुए कि लोग राजनीति हमारे ही लोग बहुत करते हैं। तो इसमें भी बहुत राजनीति हो कि आप इनको क्यों बुलाते हैं, आप उनको क्यों नहीं बुलाते हैं, आप हमें क्यों नहीं बुलाते हैं। तो हमारा मकसद था कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो पढ़ा भी सकते हैं और बैक स्टेज भी काम कर सकते हैं, उनको मौका दिया जाए। तो हमने उन लोगों को जी, मौका देना शुरू किया। तो इस ये सारे चैलेंजेस थे। फिर अपने बजट को लेके चैलेंज था। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें थी। तो उस समय जो चेयरमैन हमारे बने थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की, उनको दिखाया, तो उनकी समझ में आया। तो उन्होंने कुछ फिर हमारा बजट बढ़वाया, रंगमंडल का धीरे धीरे बजट बढ़ा, कुछ और चीज़ों में हमें पैसा मिला। और जब सरकार ने हमको काम करते देखा, तो उनको भी समझ में आया कि हाँ, इनकी ज़रूरत है, इनको थोड़ा बजट दिया जाना चाहिए। तो धीरे धीरे करके बजट बढ़ा हमारा, तो हमारी कुछ चीज़ें कंफर्टेबल हो गई थी। तो ये सारे चैलेंजेस थे उस समय एज अ डायरेक्टर। सर नीलम जी का एक क्वेश्चन है फिर से हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि थिएटर थिएटर वर्ल्ड में बीएनए का क्या मुकाम है रहा ग्रोथ वाइज, थिएटर की ऊंचाइयों में छू पाया है, थिएटर की भाई भाई थिएटर नीलम क्या जी, देखिए ऊंचाइयों को ये, छू पाया? देखिए आप तो लखनऊ से बाहर हैं, दिल्ली में बैठी हैं, या और दूसरे शहरों में भी आपका आना जाना रहता है। ये तो आप देख के आप ज़्यादा अच्छा बता सकती हैं कि उन शहरों में जहाँ जहाँ आप जाके काम कर रही हैं, उन शहरों में क्या लोग बीएनए को जान रहे हैं, बीएनए के जो स्टूडेंट निकल रहे हैं, उनको काम करने का मौका मिल रहा है। तो ये तो आप ज़्यादा अच्छा बता सकती हैं। और जब मैं आपको देखता हूँ या गोविंद को देखता हूँ या अपने और ऐसे विद्यार्थियों को देखता हूँ जिन्होंने बबीता को देखता हूँ, बबीता जो आज वहाँ त्रिपुरा में है, कि जी, इन्होंने बीएनए से पढ़ाई की, फिर आगे जाके एनएसडी से पढ़ाई की, और आज आप लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक बड़े स्तर का काम कर रहे हैं। तो हम लोग को बड़ी खुशी होती है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं नाम तो हो रहा है और लोग, पहचान बन रही है, लोग जान रहे हैं। जी। जी गोविंद जी। सर सर एक क्वेश्चन मेरा है कि स्टेज हाँ क्राफ्ट में हाँ लेडीज नहीं आती हैं, मतलब ज्यादातर हाँ आती ही नहीं, हाँ बहुत हाँ कम ही देखा जाता है। ऐसा क्यों है कि उसमें ज्यादा लेडीज क्यों नहीं होती, आ पाते हैं? हाँ क्या कमियां हाँ। हैं नहीं ऐसी जिसकी ऐसा, वजह से नहीं आते या नहीं पार्टिसिपेट करते? नहीं ऐसा है गोविंद जी की, बैक स्टेज का काम केवल पुरुषों के लिए ही सीमित होगा ऐसे ही बाउंडेशन नहीं है, ना कभी रही है, ना आज भी है। और इसमें बहुत स्वागत है आज भी कि अगर हमारी स्टूडेंट्स आके लाइट डिज़ाइन करें या कॉस्ट्यूम का काम संभालें। कुछ हमारी गर्ल्स स्टूडेंट हैं जो कॉस्ट्यूम का बहुत अच्छा काम करती हैं और आज भी कर जी, रही हैं। आज मेकअप में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप मेकअप में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप लाइट डिज़ाइन में भी काम कर सकते हैं, आप सेट डिज़ाइन में भी काम कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टीज़ में काम कर सकते हैं। आज अगर आप ज्वेलरी मेकिंग में काम करेंगे तो वो उसका भी थिएटर में बहुत वैल्यू है। तो क्यों नहीं है? आप एक कदम तो आगे बढ़ाइए, आपका स्वागत करने के लिए हम लोग हैं।
और जो भी मदद होगी, जो सपोर्ट होगी, वो भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारी जो गर्ल्स स्टूडेंट है, वही तो क्वेश्चन है ना कि बीएनए है, एनएसडी है, एमपी ड्रामा स्कूल है, फिर भी मतलब लेडीज नहीं आते, थोड़ा करके छोड़ देते हैं। जैसे नीलम दी का कहना है उन्होंने लाइट हाँ की, लेकिन लाइट को हाँ, फिर आगे नहीं कैरी किया, तो नहीं तो आगे ये तो इनको, उसमें अब देखो, ये नीलम के बारे में जो मुझे पता लगा कि ये थोड़ा डायरेक्शन भी करने लगी थी, और एक्ट्रेस जी तो भाई ये हैं ही, तो अब हो जी सकता है कि ये समय ना निकाल पा रही हूं कि जी लाइट करें। लेकिन अगर ये लाइट करेंगी तो लाइट एक ऐसा काम है जो आपको बड़ी जल्दी पैसे भी देता है, और ठीक ठाक पैसे भी मिलते हैं। तो अगर आप लाइट करेंगी तो मुफलिसी के समय में आपको पैसे भी मिलेंगे, और लाइट का काम करके भी आप एक पहचान बना सकती हैं। अब मैं आज लाइट भी करता हूं, आज मैं डायरेक्शन भी कर रहा हूं, आज मैं एक्टिंग भी करता हूं, आज मैं सेट्स लगाने का भी काम करता हूं, मैं हर तरह का काम कर रहा हूं। तो जब जरूरत पड़ती है लोग बुलाते हैं। तो हमारी गर्ल्स स्टूडेंट भी अगर इस काम को करेंगे, एक तो बहुत कम गर्ल्स अभी थिएटर में है, अभी थिएटर में ही जो महिलाओं का आना है वो अभी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को, किसी भी तरह से उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। तो वो बढ़ेगी तब उसमें से निकल के दो चार लड़कियां होंगी जो लाइट्स का भी काम करेंगी, प्रॉपर्टीज का काम करेंगी। कॉस्ट्यूम का काम बहुत है अब थिएटर में। अगर आपने कॉस्ट्यूम का काम करना शुरू किया और डिजाइन करना शुरू किया और कुछ कॉस्ट्यूम बना ली, तो लखनऊ जैसे शहर में या दिल्ली जैसे शहर में, या और भी जो जैसे भोपाल है, कुछ अच्छे बड़े शहर जहां बहुत काम हो रहा है, उन्हें बहुत जरूरत है। कभी कभी हम लोग को जरूरत पड़ जाती है कि कॉस्ट्यूम वाला मिलता नहीं है, तो हमें फिर वही जो रामलीला की कॉस्ट्यूम वाले हैं उनके पास जाना पड़ता है और वहां से लाना पड़ता है। तो ये सारी चीजों की बहुत जरूरत है। मेकअप में चाहिए, मेकअप में होना चाहिए गर्ल्स को। जी गोविंद जी। जी सर, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे कि जी थिएटर में जो नए बच्चे आए स्टेज क्राफ्ट को हाँ लेके, जो आपका विषय रहा है, तो क्या बात ध्यान रखनी चाहिए आने से पहले उस विषय के बारे में, कि वो हाँ, देखिए, जो स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं थिएटर में, उनको मैं केवल ये बताना चाहूँगा, जैसे हमारे यहाँ बीएनए में 2 साल का कोर्स है और आपके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 3 साल का कोर्स है। तो जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट पढ़ रहा है वो आगे चल के एक्टिंग करेगा या डायरेक्शन करेगा या लाइट करेगा या सेट लगाएगा या कॉस्ट्यूम करेगा या खाली म्यूजिक करेगा, ये तो आगे तय होगा। लेकिन पहले साल में फर्स्ट ईयर में जो भी स्टूडेंट आते हैं, उनको कभी भी अभिनय करने के लिए उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। उन विद्यार्थियों को बैक स्टेज में जो हमारे टेक्नीशियंस हैं उनके साथ लग के, जैसे लाइट वाला टेक्नीशियन है, लाइट के जो भी टेक्नीशियन हैं उनके साथ कुछ लोगों को लगना चाहिए। और जब लाइट फोकस हो रही है, जब लाइट लगाई जा रही है, उस समय साथ रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए खुद करके देखें कि कैसे लाइट फोकस की जाती है, कैसे कनेक्शन किया जाता है, कैसे पैच पे काम किया जाता है, किस तरह से ऑपरेशन किया जाता है, वो काम करना चाहिए। सेट्स में जो भी हमारे कारपेंटर लोग हैं उनके साथ कैसे आरी चलाई जाती है, कैसे सेट डिजाइन किया जाता है, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे उसको इरेक्ट किया जाता है, कैसे फिक्सिंग की जाती है, किस तरह से पेंट किया जाता है, किस तरह के पेंट्स यूज करते हैं, इन कामों को करना चाहिए। कॉस्ट्यूम किस तरह से तैयार होती है, फैब्रिक जाके मार्केट से कैसे खरीदा जाता है, टेलर के साथ कैसे काम होता है, उसमें फिर अगर कोई डेकोरेशन करना है तो कैसे होगा। ये बहुत सारे काम है जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को सीखने चाहिए। उसको कभी भी एक्टिंग में नहीं काम करना चाहिए। और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को एक काम और करना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पढ़नी चाहिए। जितनी ज्यादा वो थ्योरी पढ़ सकता है वो उसको पढ़ लेनी चाहिए फर्स्ट ईयर में ही। फिर सेकेंड ईयर में आके उसको किसी का असिस्टेंट बन के काम करना चाहिए। अब एक असिस्टेंट के रूप में एक डिजाइनर कैसे काम करता है, एक डायरेक्टर कैसे चीजों को इंटरप्रेट करके डायरेक्शन करता है, ये चीजें सीखनी चाहिए। सेट डिजाइन वाला सेट कैसे
अब डायरेक्टर से उसकी बात हो गई, स्क्रिप्ट उसने पढ़ ली है, अब उसको सेट डिजाइन करना है। या लाइट वाला रिहर्सल देख रहा है और साथ के साथ लाइट डिजाइन कर रहा है, तो वो क्या क्या सोच रहा है सीन के बारे में, इन चीजों को डिस्कस करना चाहिए। और लाइट डिजाइन का जो प्रोसेस है वो सीखना चाहिए, कैसे वो कलर्स डिसाइड कर रहा है, क्या साइकोलॉजी है उसके पीछे, वो चीजें समझनी चाहिए। और फिर जब शो होता है उस समय जैसे लाइट ऑपरेटर के साथ में खड़े होके उन बच्चों को ऑब्जर्व करना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए, स्टेज को भी देखना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए, स्टेज को भी देखना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि एक आध डिमर उनको भी मिल जाए फेड इन फेड आउट करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि आप बहुत डीपली चीजों को स्टडी कर लेते हैं और थर्ड ईयर में आपके यहां फुल फ्लेजेड उनको काम करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि एक पूरे पूरे डिजाइनर के रूप में वो काम करें। भले कोई काम तीसरा एक बाहर से इनवाइट किया हुआ देश का एक बड़ा डिजाइनर काम कर रहा है, लेकिन उसी के साथ पैरेलल अपना भी काम करना चाहिए और फिर उससे मैच कराना चाहिए कि इन्होंने क्या चीज प्लान की, मैंने क्या गलती की। फिर जब वो बाहर निकलता है तो अच्छा काम करेगा। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमको धैर्य रखना पड़ता है और चीजों को समझना पड़ता है, चीजों की स्टडी करनी पड़ती है, अपने अंदर आत्मसात करना पड़ता है। क्योंकि देखिए लाइट का काम हो, चाहे सेट का काम हो, चाहे अभिनय का काम हो या डायरेक्शन का काम है, ये कहीं कोई फार्मूले नहीं है इसके लिए। इनके लिए चीजों को आत्मसात करना पड़ता है, अपने अंदर समाना पड़ता है। वो चीजें अगर हमारे अंदर डेवलप होंगी, जब वो डेवलप होंगी तभी हम उनको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और जब चीजों को समझने की आपके अंदर इतनी काबिलियत आ जाती है तो कभी कभी हमें बहुत शॉर्ट नोटिस में भी काम करना पड़ जाता है। अचानक किसी की तबीयत खराब होगी, किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसका ग्रुप का हमारे पास फोन आया कि भाई परसों हमारा शो है और आप आ जाइए, हमारे फलाने फलाने आदमी के साथ ये हादसा हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई या उसके घर में कोई हो गया या उसका एक्सीडेंट हो गया या कुछ इमरजेंसी आ गई, आप आइए कर दीजिए। तो आप तुरंत जाके उसको टेक ओवर करें और कर लें। इतने लेवल पे आपको अपने को मेंटली फिजिकली हर तरह से तैयार रखना पड़ेगा। और ये चीजें तब होंगी जब आप स्क्रिप्ट्स को, डिजाइन्स को, रिहर्सल्स को, एक्टर्स के जो मूव्स हैं, उनके जो एक्शन हैं, उनके मैनरिज्म हैं, वो सीन की जो कॉम्पोजिशन है, उन सबको अगर आप समझने की आपके अंदर ताकत पैदा हो गई तो आप सब कुछ कर लेंगे। और ये करना पड़ेगा, ये पैदा करना पड़ता है। ये कोई फार्मूला नहीं है कि अगर लाल लाइट लगा दी तो वहां ये हो गया, या नीली, लाल पीली हरी नीली गोविंद जी ने लगाई थी मैं भी लगा दूंगा, वो नाटक बेकार हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, आपकी लाइट फ्लॉप कर देंगी। एक्टर तो बेचारा महीने 2 महीने उसने रिहर्सल की, डायरेक्टर ने 6 महीने उस स्क्रिप्ट पे काम किया होगा और आपने 1 मिनट में सब चौपट कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये बातें होती है, कोई बहुत आसान चीजें नहीं है, इनको कहीं ना कहीं पैदा करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है, और तभी हम एक अच्छा काम कर पाते हैं। ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कुछ लोगों का और भी सोचना हो। नहीं नहीं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये ऐसी विधा है जिसमें आप पहले बता चुके कि उसमें पैसा भी कमाना आसान होता है कि आपको शुरुआती दौर में जी पैसे भी मिलने लगते हैं, तो आप अपने कैरियर के बारे में भी सोच सकते हैं उसमें। भाई देखिए, जब मैं 83 में मैंने काम करना शुरू किया था तो मुझे 100 रुपए मिलते थे एक शो करने में जी। और अगर मैं महीने भर में 10 शो कर लेता था, 1000 रुपए मेरे पास आ जाते थे सन 83-84 में। तो 1000 रुपए बहुत ज्यादा होते थे, मैं खर्च नहीं कर पाता था। जी तो इस तरह से तो सोचते आज नहीं ना कि बैक स्टेज इतनी मदद कर सकता है। मदद कर सकता है। और वो देखिए, आपको ऐसा नहीं है कि बैक स्टेज में आप केवल एक टेक्नीशियन बन के रह जाएंगे। बैक स्टेज में जब आप काम करते हैं तो आप डायरेक्शन की चीजों को भी समझते हैं। मैं आपकी ही बात को जरा बताना चाहूंगा। जब सन 83 में राज साहब जूलियस सीजर कर रहे थे तो उन्होंने मुझे स्टेज मैनेजर बनाया। वहां भी वही कहानी थी कि मैं अपने को बहुत स्मार्ट समझता था और मुझे लगता था एंटनी का रोल मुझे मिल जाएगा, और एंटनी का रोल मुझे नहीं मिला। फिर मुझे लगा कि कोई और रोल मिल जाएगा, कोई रोल नहीं मिला। फिर करते करते एक भी रोल नहीं मिला, सारे रोल चले गए।
और उस समय लोग बहुत कम थे, एक एक आदमी 3-3 रोल कर रहा था। तो मुझे लगा कि मेरे साथ कोई पॉलिटिक्स हो गई। मेरा केवल एक काम था कि सब लोगों को राय साहब के घर ले जाना, और वहां बीबीसी के रिकॉर्ड्स थे, जूलियस सीजर के इंग्लिश के, रिकॉर्ड प्लेयर निकालना और रिकॉर्ड बजा के सबको सुनाना, पूरी टीम को शाम को। और फिर जब मैं स्टेज मैनेजर का काम मैंने करना शुरू किया, तो राय साहब ने मुझे बताना शुरू किया, बोले देखो ये मूव्स हो रहा है। अब मैंने पूछना भी शुरू किया कि सर इस मूव्स का क्या मतलब हो सकता है। तो उन्होंने बताया देखो ये सिचुएशन है, डायलॉग ये है, तो इस तरह का मूव अच्छा लगेगा, या ये जो कॉम्पोजिशन बन रही है एक्टर्स की, इस कॉम्पोजिशन का ये मतलब हो सकता है। तो वो डायरेक्शन की चीजें भी एक स्टेज मैनेजर के नाते हमने समझनी शुरू की। और डायरेक्शन के साथ साथ आप अभिनय की चीजों को भी समझते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको डायरेक्शन सीखना है, तो आप अगर स्टेज मैनेजर का काम कर रहे हैं, तो आगे चल के आप एक बहुत अच्छे डायरेक्टर भी बनेंगे, एक अच्छे एक्टर भी बन सकते हैं। जैसे लाइट का काम है, अब लाइट का जो डिजाइनर है, ऑपरेटर है, वो कैरेक्टर के जो इमोशन है उनको भी फील करता है। तो एक अभिनेता से ज्यादा काम तो लाइट डिजाइनर कर रहा है। तो क्या कभी उसको जरूरत पड़ेगी अगर अभिनय करने की, तो क्या वो अच्छा काम नहीं करेगा? एक लाइट तो वाला भी अच्छा अभिनेता होता है, और उसको मालूम है लाइट कैसे ली जाती है। तो लाइट करना केवल टेक्नीशियन का काम नहीं है, ये एक अच्छा अभिनेता या एक अच्छा निर्देशक भी बनाती है। सेट्स का काम करेंगे तो सेट का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, या आप सीखते हैं। जी आप तो एक्टिंग भी करते थे, आपने तो एक्टिंग भी की है प्लेज में। मैंने जब जब जरूरत पड़ी है, तो मैंने एक्टिंग में भी हाथ अपना साफ किया है, और अच्छे काम भी किए हैं। जी जी, मैंने देखा था प्ले द फादर, देखा था जब हाँ देने में हाँ। आया था। तो सर इतना टाइम आपने दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला आज, फिर आपसे बात करके मुझे भी बहुत सारी जानकारियां मिली सर। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग देख रहे हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सकता है कि मैंने कुछ कोशिश की हो कि जैसे नीलम के माध्यम से जो सवाल हैं वो बहुत से लोगों के जहन में होंगे। पूछा तो नीलम ने है, लेकिन इस तरह की बातें और भी बहुत सारे लोगों के जहन में होंगी। तो अगर कहीं उनको उनके जवाब मिले हों, तो ये मेरा सौभाग्य है कि चलिए कहीं हमने कोशिश की शेयर करने की कुछ बातें, और लोगों को अगर अच्छा लगा और उनको उनके जवाब मिले तो अच्छी बात है। लेकिन मैं अंत में सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, और अगर कोई न्यू कमर सुन रहे हैं तो उनसे मैं ये बात बताना चाहूँगा कि थिएटर में कोई भी काम ना तो छोटा है, ना ही कोई काम बड़ा है। आप अगर बैक स्टेज करते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं, खाली अभिनय करते हैं तो केवल आप चंद लाइनों में उलझ के केवल रह जाते हैं, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप बैक स्टेज कर रहे हैं, तो आप पूरे थिएटर और पूरी स्क्रिप्ट और पूरे नाटक को समझने का आपको मौका मिलता है। उन मौकों को मत छोड़िए, क्योंकि उन मौकों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आगे चल के कुछ समय बाद आप एक बहुत अच्छे रंगकर्मी के रूप में जाने जाएंगे। नहीं तो सर, सभी वो सुनने बात वालों को जी, आपकी बात हाँ बिल्कुल कुछ कह सही है। रहे मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि जी। मैं खुद ही लाइट्स करता हूँ, चीजें करता हूँ, बहुत चीज हाँ हाँ सीखने को मिली है। हाँ। तो और मैं आपका स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो ये आप कह सकते हैं कि ऐसा है। नहीं तो मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट को आपके एग्जाम्पल देता हूँ, नीलम के एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मैं आज एग्जाम्पल देता हूँ। मैं उनको बताता हूँ कि देखो ये लोग जब आए थे तो कैसे थे, और आज कहाँ पे हैं। इस यात्रा में भले हमारी क्लास में उन्होंने कुछ सीखा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जब चाहा कुछ सीखना अपने दिल से, तो उन्होंने वो सब सीखा जो वो चाहते थे, तभी आज वहां पहुंचे हैं। कोई हमने उन्हें सीढ़ी नहीं पकड़ा दी थी कि इसको चढ़ो और पहुंच जाओगे। क्लास में तो कुछ चीजें बताई, लेकिन असली मेहनत उन लोगों की है, असली लगन उन लोगों की है, और आज उन लोगों ने वो मुकाम हासिल किया है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा बहुत लगा बहुत आप इतना टाइम आपको दिया बहुत सर। बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों से बात करने का मुझे मौका मिला, और कुछ बातें शेयर करने का हमें मौका मिला। तो आपको बहुत धन्यवाद, और नीलम को धन्यवाद कि उसने बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे, और उन सभी लोगों को बहुत शुक्रिया और धन्यवाद जो
हमारे शो को देख रहे हैं, जो एक दर्शक के रूप में हमसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ थैंक यू सर। रात्रि। शुभ रात्रि सर।